चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं, है ना। देखिए ये दो टॉपिक हैं। हमको यहाँ क्या देखना है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। हम लोग बिहार के संदर्भ में दो टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक पढ़ेंगे फ्लड का और दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ड्रॉट का, है ना। यानी हम लोग बाढ़ को देखेंगे और दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे सूखा को। ये जो बाढ़ एवं सूखा है ना, ये सामान्यतः एक टॉपिक होता है हम लोग का, वो होता है आपदा। आपदा से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और आपदा जो टॉपिक होता है, यह आपदा टॉपिक सामान्य अध्ययन के जीएस पेपर 2 का सेक्शन सेकेंड और सेक्शन थर्ड में पूछा जाता है। और कई बार अगर ये आपदा करेंट अफेयर में न्यूज में रहता है तो बीपीएससी क्या करते हैं, देखिएगा 2-3 टॉपिक पूछा, 63वीं बीपीएससी में पूछा गया हुआ था मेंस में। ये जीएस पेपर 1 के जो सेक्शन सेकेंड होता है, उस सेकेंड में जो करेंट अफेयर का या आईआर का टॉपिक होता है, वहाँ से ये टॉपिक पूछ देता है। देखिएगा अभी जैसे कि हमारा बिहार जो है, बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने सेंडाई फ्रेमवर्क पे हस्ताक्षर किया था। आप लोगों को पता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, कि जापान में एक शहर है सेंडाई। तो वहाँ पे क्या कि एक मीटिंग हुई थी कि हम अपने विश्व से जो भी आपदा प्रबंधन राज्य हैं, जो भी आपदा प्रबंधन क्षेत्र हैं, वहाँ पे आपदा आने का जो भी रीजंस है, जो भी कॉज हैं, उनको हम कम करेंगे। देखो आपदा को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आपदा की फ्रीक्वेंसी को, आपदा के प्रभाव को हम लोग थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। हमने कहा कि ये आपदा जो है, आपदा का एक हिस्सा है बाढ़ और सूखा। ये हमको दो टॉपिक से पूछा जाएगा। देखो यहाँ क्या है कि जीएस पेपर सेकंड का सेक्शन सेकेंड है, इसमें इकोनॉमी और ज्योग्राफी पूछा जाता, तो इसमें तो रहेगा ही क्वेश्चन। जैसे देखो सीडीपीओ 2019 में मेंस हुआ था, उसमें पूछा गया था कि बिहार में जो आपदाएं होती है वो आपदाएं का कितने प्रकार हैं, और उन आपदाओं को दूर करने के लिए आप किन किन नीतिगत उपायों को सुझाएंगे। यहाँ बीपीएससी बोलता है कि आपका मतलब कि आपका अपना दिमाग का थॉट पूछ रहा है वहाँ पे, कि आपने जो इतना पढ़ाई किया है, स्टडी किया है, एनालिसिस किया है, कि अब ज़रा बताओ कि हमारे बिहार में आपदा को दूर करने के लिए आप क्या क्या उपाय सुझाएंगे। क्योंकि हमारे बिहार के 38 ज़िले में से जो 28 ज़िले हैं, वो 28 ज़िले क्या है कि अत्यधिक बाढ़ प्रवण ज़िले हैं। ये आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार का जो रिपोर्ट होता है, उसमें कहा गया हुआ है कि हमारे बिहार के लगभग 28 ज़िले हैं, वो क्या है कि बाढ़ प्रभावित ज़िले हैं। अब हमने कहा कि ये सेकेंड पे ये एक सेक्शन थर्ड आता है। थर्ड में देखिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक आता है हमारे पास में, है ना। अब यहाँ देखिएगा जो भी बाढ़ और सूखा होता है, तो जब भी बाढ़ सूखा का नियंत्रण की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे नियंत्रण किसी से हम लोग करते हैं, तकनीक से, है ना। तकनीक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी से। ट्रेन का माइक बंद कर लो, जब पूछना होगा तो माइक ऑन करना। हम लोग बाढ़ सूखा को किससे कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, तकनीक से। आगे देखेंगे। और यह तकनीक हमको कहाँ से आता है, तकनीक हमको आता है साइंस और टेक्नोलॉजी के जो पोर्शन होता है, डिपार्टमेंट होता है, उनके द्वारा विकसित एक क्या है, सब टॉपिक है। तो जैसे कि अभी हमारे यहाँ बाढ़ आता है बिहार में, सूखा आता है, या अगलग्गी हो गया, भूस्खलन हो गया, विभिन्न प्रकार के आपदाएं हैं, भूकंप हैं, तो उन सब को हमारे इसरो के द्वारा जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो कैसे कंट्रोल करते हैं, डीआरडीओ के द्वारा जो उपकरण बनाए जाते हैं वो कैसे कंट्रोल करते हैं, या केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है, आपदा प्रबंधन मंत्रालय, बिहार का जो विभाग है, वो कैसे उसको कंट्रोल करता है। तो सब में क्या पूछता है कि तकनीक को जोड़ करके पूछा जाता है। तो बाढ़ और सूखा क्या है कि है तो बहुत छोटा चैप्टर, लेकिन इसको समझने की जरूरत होगी। समझ जाइएगा तो आप पेपर सेकंड का क्वेश्चन पूछे, थर्ड का क्वेश्चन पूछे, या साइंस ये फर्स्ट पेपर में जो आईआर का टॉपिक होता है यहाँ से पूछो, तो आप यहाँ से भी टॉपिक को क्या कर सकते हैं, कंक्लूड करके अपने आंसर को लिख सकते हैं, है ना। हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है बिहार में बाढ़ एवं सूखा। अब हम समझते हैं कि बाढ़ और सूखा जो होता है वो आखिर है क्या। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि बिहार के संदर्भ में इसका ज़्यादा चर्चा करेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, बीपीएससी ने 1992 के बाद से आज तक जो है, जो भी क्वेश्चन पूछा है बाढ़ सूखा पे, वो पूछा गया है बिहार के पर्सपेक्टिव में, कभी भी इंडिया के लेवल का नहीं पूछा हुआ है। क्योंकि भारत में जितने भी पॉपुलेशन है जो बाढ़ प्रवण में रहते हैं, लगभग 57% आबादी बिहार में उसका परसेंटेज होता है कि जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र में रहते हैं, आपदा में घिरे हुए हैं। ये सरकारी रिपोर्ट कह रहा है। तो अब हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं कि बिहार में इन आपदाओं का, बाढ़ और सूखा जो आपदा होता है, इन आपदाओं का फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कैसे कैसे होता है। हम कारण देखेंगे, हम प्रभाव देखेंगे, हम सरकारी प्रयास देखेंगे, दोनों का। क्योंकि हमको मेनली प्रयास जो होता है उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है, उसमें बच्चे को नए कंटेंट चाहिए।
अब पूरी की पूरी जो टॉपिक है बिहार में बाढ़ एवं सूखा, ये इसी मैप पे ख़त्म हो जाएगा आप लोग को, है ना। दिखने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है किसी बच्चे को, है ना। देखो अब हम समझते हैं इस मैप में आने के पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि हमारे पास जो एक टॉपिक है, बहुत सुंदर टॉपिक है, बाढ़ एवं सूखा, है ना। अब जरा बताओ तो कि बाढ़ एवं सूखा जो होता है, इसका अगर हम कैटेगराइजेशन करेंगे, श्रेणीकरण करेंगे, तो क्या आएगा, यह आता है कि बाढ़ जो होता है वह क्या हो सकता है, हमारे पास मैन मेड हो सकता है और क्या हो सकता है, नेचुरल हो सकता है। यानी बाढ़ जो होता है, बाढ़ और सूखा दोनों, है ना, वो क्या हो सकता है, मानव निर्मित हो सकता है, और हमारे पास यह क्या हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है। अब जरा बताओ, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि हमारे बिहार में बाढ़ और सूखा दोनों को ले लो, बाढ़ और सूखा जो है वह इसमें किस श्रेणी में रखोगे आप लोग, मानव निर्मित रखना है या प्राकृतिक में रखना है, बोलो कोई आदमी, ताकि हम समझे कि आप लोगों को कुछ आ रहा है नोटिस। नेचुरल 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 रखेंगे सर, इसको तो दोनों में रख सकते हैं। राज सर, लक्ष्मी सही सूखा को बोली। तो नेचुरल में रखेंगे सर। किसको? अब बाढ़ को तो, सूखा को सर नेचुरल में रख सकते हैं। नहीं बाढ़ सिंह को जी, तो नहीं सुनिए, होता क्या है कि आपदा एक ऐसा बीमारी है ना सिंह जी, कि आपदा आपको प्रकृति भी देता है और मानव भी देता है आपदा। तो यह जो बाढ़ और सूखा जो है, यह ऐसा है कि यह दोनों एग्जाम्पल किसका है, दोनों एग्जाम्पल इसका सेम हो सकता है। यानी हमारे पास जो बाढ़ और सूखा होता है वह मानव निर्मित भी होता है और प्राकृतिक भी होता है। और संजोग देखिए ऐसा है कि बिहार में जो बिहार में जो बाढ़ एवं सूखा है, इसमें खास करके दोनों की हम चर्चा करेंगे। तो अभी देखेंगे हम लोग 1979 के बाद, 1979 ने एक ऐसा विभाजक देखा, आप लोग एक जर्नल का नाम सुनते होइएगा, डाउन टू अर्थ, नाम सुने हैं आप लोग, बहुत अच्छी मैगजीन होती है ये, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है वो पढ़ते हैं इसको। इसमें केवल हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है हाँ, सर। दोनों में आता है ये। तो डाउन टू अर्थ जब पढ़े होइएगा कभी आप, उसमें शायद ये अक्टूबर 2021 का इसका पब्लिकेशन है, हालांकि हम इसको हर मंथ लेते हैं। उसी में लिखा गया था कि 1979 एक ऐसा ईयर है जब हमारे बिहार में बाढ़ और सूखा का क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। देखिए कैसे होता है, समझते हैं कि 1979 को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, कि इससे पहले और हमारे इसके बाद में, है ना। तो 1979 के पहले सिंह जी क्या था, बाढ़ सूखा जो था वह केवल और केवल इसको प्राकृतिक श्रेणी में हम रखते थे। लेकिन 1979 के बाद बाढ़ और सूखा जो दोनों हो गया, यह प्राकृतिक भी हो गया और हमारे पास मानव निर्मित भी हो गया। और सबसे बड़ी बात यह इस मैगजीन में कहा गया है कि बाढ़ और सूखा जो हुआ हमारे बिहार में, वह सबसे ज़्यादा 1979 के बाद में मानव निर्मित अधिक हुआ है ना। तो इसलिए आपके पास अगर मेंस का पेपर यहाँ दिख रहा है ना, इसलिए अगर आपके पास मेंस का पेपर आएगा तो उस पर लिखिएगा बाढ़ सूखा क्या होता है, कि प्राकृतिक भी होता है और हमारे पास क्या होता है, मानव निर्मित भी होता है। क्लियर है। अब देखो, अब निर्मित चर्चा कर दिया, अब इसको समझते हैं कि मानव निर्मित कैसे हो सकता है और प्राकृतिक कैसे हो सकता है ना। क्योंकि हमने तो बोल दिया है, इसको तो जस्टिफाई भी करना होगा ना। अब देखो यहाँ पे हमारे आपके पास मैप बना हुआ है सबका, देखो यहाँ पे कि यह जो हमारे पास कोस्टल बोलते हैं, सॉरी, बॉर्डर लाइन है या बॉर्डर स्टेट हैं, यहाँ पे आपको कौन सा इलाका मिलता है बताओ, ये नेपाल मिलता है, नेपाल मिलता है। और नेपाल का देखिएगा जो अक्षांशीय विस्तार होता है, ये लैटिट्यूडनल जो उसका एक्सपेंशन होता है या सी लेवल उसका देखिएगा नेपाल का, हमारे बिहार से हाई है, ऊंचा है। यानी यह हमारे क्या है कि थोड़ा हाइट पर स्थित है। क्यों हाइट पर स्थित है, क्योंकि पूरा नेपाल जो है सिंह जी वो किस पर बैठा हुआ है, हिमालय के फुट हिल पर बैठा हुआ है ना, हिमालय के। इसको समझो, ये बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन समझिएगा तो बहुत इजी लगेगा, नहीं तो फिर बस वही रट के पढ़िए, पेपर में से दीजिए तो रट के नंबर मिलेगा नहीं आपको। समझो कि नेपाल जो है वह हिमालय के फुट हिल में बसा हुआ है, समझे। अब देखो, अब हमारे पास जो दक्षिण का इलाका है बिहार का, झारखंड के अलग होने के बाद, यह किस पर बसा हुआ है बताए तो, यह बैठा हुआ है प्लेटू पर, यानी पठार पर। यानी देखो यह दोनों भाग क्या है, ऊपर है, मतलब ऊंचा है। अब बीच में कैसा है, हमारा बिहार जो है वह नीचे धंसा हुआ है। यानी इसकी आकृति, पहले भी कहते, इसकी आकृति क्या है, भी शेप का। देखिएगा हमारा बिहार कैसा आकृति बनाता है, ऐसा। यहाँ पर देखिएगा नेपाल का इलाका है, यहाँ पर हमारा किसका इलाका है, ये झारखंड का और प्लेटू का। और बीच का ये हिस्सा कैसा हो जाएगा, हमारा मैदानी भाग, जिसमें हमारे बिहार के 38 जिले शामिल हैं।
तो अब देखो, जो हमारे झारखंड के कोस्ट पे राज्य होगा या जो नेपाल के कोस्ट पर राज्य होगा, तो नेपाल के जो कोस्टल राज्य होते हैं, सॉरी जिले होते हैं, यहाँ पर बाढ़ कम समय के लिए आता है लेकिन बहुत तीव्र आता है, आगे हम समझेंगे। और जो जैसे जैसे मैदानी भाग में इंटर करेंगे वहाँ पे बाढ़ बहुत स्लो आता है लेकिन ज़्यादा यह हानिकारक होता है, ज़्यादा क्षतिकारक होता है, बहुत जान माल सबकी हानि करता है वो। और दक्षिण में क्या है कि दक्षिण में भी बाढ़ आता है लेकिन दक्षिण के 4 से 5 जिले ही ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित, बाकी का जिला में क्या होता है, सुखाड़ होता है। और सुखाड़ होने का कारण क्या है, वहाँ पे पठार की स्थिति और पठार से नदियाँ कम निकलती है। अब देखो, अब ये कैसा हो गया, तो ये रीजन कैसा हो गया शर्मा सिंह जी, ये तो हो गया प्राकृतिक, भाई हिमालय तो प्रकृति ने बनाया है, पठार तो प्रकृति ने बनाया हुआ है। अब हम मानव निर्मित पढ़ते हैं। देखिए, चंपारण के आसपास का जो इलाका है जहाँ पे गन्ने की खेती होती है, तो अंग्रेज व्यापारी सब जो यहाँ पर काम करने आते कि गन्ना के हम बिजनेस करेंगे, तो इस इलाके में बाढ़ आता था पहले, है ना। लेकिन जब देखिएगा कि वहाँ पे त्रिवेणी नहर का निर्माण कर लिया गया, पढ़ते हैं ना आप लोग यहाँ पे, तो त्रिवेणी नहर का जब से निर्माण किया गया है, तो देखो कोई भी अगर हम पानी का फ्लो है, बह रहा है, ठीक है, इनको रास्ता मिला हुआ है, अगर हम पानी के फ्लो को रोक दें, ब्लॉक कर दें, तो यहाँ पर क्या होगा बताएं, यहाँ पर होगा कि यह जो लैंड होगा, इस लैंड पर जो प्रेशर होगा किसका, पानी का, बहुत हाई हो जाएगा। तो हाई प्रेशर होने के कारण यह क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास में अर्थक्वेक आएगा। अब देखो, अब पानी का फ्लो तो यहाँ बह रहा है, यहाँ क्या हुआ खुशबू कि यहाँ पे हमने बांध बना दिया अपनी सुविधा के लिए, पानी का फ्लो हुआ नहीं, तो यहाँ पर पानी का बहाव कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी यहाँ की मिट्टी में नमी नहीं रहेगी, वर्षा नहीं रहेगा, पेड़ पौधा सूख जाएगा। तो जैसे ही सूखा हुआ तुरंत फिर क्या हो जाएगा, सूखा आने के साथ में कृषि हमारी प्रभावित होती चली जाएगी। लेकिन इधर का जो पानी का क्या होगा, फ्लो फिर बढ़ जाएगा ना, लबालब बढ़ जाएगा, तो आसपास में क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाता है। तो हमने क्या किया है कि हमने अपने विकास के लिए, कृषि का विकास, अर्थव्यवस्था का विकास हो, हमने अपने विकास के लिए क्या किया है, जो नदी के वेग को रोक के रखा है। ठीक है, नदी तो भाई मूक आदमी है ना, वो तो चुप है। अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्या किया है, नदी को जीवित दर्जा दिया कि भाई कोई अगर उसको बोलेगा तो केस होगा उस पर आदमी की तरह। ये बहुत अच्छा पहले उत्तराखंड राज्य सरकार का, बिहार ने तो किया नहीं ऐसा है। अब क्या है कि ये तो नदी तो बोलती नहीं है कुछ, नदी में पत्थर मारो, कंकर मारो, भाई लाश दहाओ, कुछ भी दहाओ, अपने साथ क्या करती है, सबके पाप को धो के बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। लेकिन हमने क्या किया है, इसके बहाव को यहीं रोक दिया है, तो नदी कितना प्रेशर झेलेगी भाई। तो यही बाढ़ का कारण था। यानी अब समझ में आया कि हमारे यहाँ जो बाढ़ होता है वह प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित भी है। तो इसे बाढ़ का ना कारण बनेगा। ये खाली त्रिवेणीय का नहीं है, देखो यहाँ पर बागमती नदी आती है, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी का, यहाँ भी छोटा मोटा बांध बना करके हम लोग खेती करते हैं, जिसको कि बिहार में क्या बोलते हैं, पईन, नाम सुने होइएगा। यह पईन भी क्या करता है, कई बार हमको बाढ़ के ब्लॉकेज को मजबूत करता है। फिर देखो, सर्वाधिक इलाका जो यहाँ का सुपौल का इलाका देखिएगा, सारा का सारा ये कैसा है, ये तो कोसी जी का भाई देन है। तो जब तक कोसी रहेगी, है ना, जब तक कोसी रहेगी तब तक इसका विकास नहीं हो सकता है कभी भी। क्यों? क्योंकि कोसी जो है वास्तव में कलेक्शन है 7 अलग अलग धाराओं का। तो जब तक कोसी के धाराओं को हम नहीं रोक पाएंगे तब तक हमको बाढ़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अब आदमी ने क्या किया, हम लोगों ने या अंग्रेजों ने कोसी पर बांध बनाया, तो ठीक है, बांध तो बना दिया। तो अब कोसी में बांध बनाने का कारण यह होता है कि इन इलाकों में, सुपौल में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आया करता था। अभी भी बाढ़ आता ही ना, देखिए कि वहाँ पे कुछ सेतु सरकार ने बना दिया है, पुल बना दिया है ना उस पर, तो अब थोड़ा प्रकोप कम है। लेकिन अभी भी हमारे बिहार की जो आबादी है पूर्वांचल की, बाढ़ से भरा पड़ा हुआ है। हमारे कहने का यह मतलब था, इतना बोलने का, कि हमारे बिहार में बाढ़ का कारण क्या हो सकता है, मानव निर्मित भी हो सकता है और हमारा प्राकृतिक भी हो सकता है। आप अपने मेंस की कॉपी में इसको दर्शाएंगे और लिखेंगे यहाँ मैप में। अब देखो नीचे का थोड़ा समझ लेते हैं। नीचे में क्या है कि जो सोन नदी है, फिर यहाँ देखिएगा क्यूल नदी। सोन नदी तो थोड़ा बाढ़ कम लाता है, लेकिन जो क्यूल नदी देखिएगा यहाँ पे है ना, बहती है। क्यूल नदी जो होता है हमारे पास में, वह क्यूल नदी जो होता है दक्षिण बिहार में बाढ़ लाने का सबसे प्रमुख कारण होता है। कभी अगर क्यूल के आसपास के कोई बच्चे होंगे तो उनको पता होगा कि यहाँ कितना प्रकोप होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्लो होता है हमेशा पानी बहता रहता है क्यूल नदी में, है ना। और कुछ नेचुरल फिनोमेना भी होता है कि जो बाढ़ लाता है। और दूसरी बात क्या होती है कि जो गंगा नदी जो होता है हमारे खाली बिहार में, तो उसका मार्ग है ना बहने का, लेकिन गंगा देखते हैं उत्तराखंड से निकलते हुए कहाँ जाता है, उत्तर प्रदेश पूरा बहते हुए, यानी सबका पाप ढोते हुए कहाँ जाता है, बिहार के मैदान में आता है रोक करके। देखो समझते हैं
कि हमारे पास ये हिंदुस्तान का नक्शा है ना, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या हुआ कि गंगा जी निकली, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश होते हुए कहाँ जाता है, बिहार के मैदान में, उसके बाद बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या करता है, अपना जल विसर्जित कर देता है। यानी जो धरती का स्लोप है, हमारे लैंड का स्लोप है, वो कैसा है, वो देखिएगा प्लेन नहीं बल्कि वो क्या है, टिल्ट है। टिल्ट का मतलब होता है झुका हुआ ऐसे। अगर हमारा टिल्ट कैसा होता, ऐसा होता तो गंगा नदी उल्टी बहती, लेकिन टिल्ट कैसा है लैंड का, ऐसा टिल्ट है। तो ये टिल्ट तो नेचुरल है ना, इसको तो नहीं उठा सकते हैं भाई। विज्ञान इतना तरक्की कर लिया है कि बड़े बड़े मकान को ना पता नहीं कि जैक पे लगाता है, उठा करके ट्रक से शिफ्ट कर देता है। काश ऐसा मशीन ज़मीन में भी होता यूज करने के लिए, तो क्या करता, इसको टिल्ट हम कैसे कर देते, ऐसे कर देते, फिर उत्तर प्रदेश तह जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो ये नेचुरल कारण है, और हमने क्या किया है, इसको और प्रबल कर दिया है। यानी हमने अपने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, संस्कृति के विकास के लिए इसको और ज़्यादा क्या किया है, बढ़ाया है, प्रभावित किया है। बात समझ में आया? कहने का यही मतलब हुआ क्या कि हमारे बिहार में जो बाढ़ आता है उसके दोनों कारण हो सकते हैं, नेचुरल भी है और हमारे पास क्या है, मानव निर्मित भी है। ठीक है, हम इस पे चर्चा थोड़ा बाद में करेंगे, 1979 का चर्चा है ना, पहले थोड़ा सा हम और आगे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है वर्षा? आप ही का कारण है कि यहाँ सूखा आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है। देखो अब थोड़ा सा हम इकोनॉमिक सर्वे का चर्चा कर लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2021 और 22 नहीं 20-21 होगा ना, 20-21 का, ठीक, बिहार सरकार का। देखो कोई भी अगर टॉपिक शुरू करते हैं ना, कहीं भी पढ़िएगा तो उसका कॉन्टेक्स्ट हमेशा सरकार का किताब लीजिएगा, हमेशा वो एक ऑथेंटिक होता है, ऑथेंटिसिटी होती है, क्योंकि हर जो भी कॉपी चेक करने वाले होते हैं, खास करके जो गवर्नमेंट के प्रोफेसर होते हैं, वो इसी को मानता है और इसी को आधार बना के बाकी प्रकाशक किताब लिखते रहते हैं। ठीक है, देखो तो इकोनॉमिक चैप्टर में हमारे पास देखिएगा सबसे लास्ट चैप्टर जो होता है उसमें एक कॉलम होगा, वो चैप्टर होता है आपदा प्रबंधन का, है ना। तो इस आपदा प्रबंधन में कहा गया है, चैप्टर पढ़िएगा तो देखिएगा इसने क्या किया कि हमारे बिहार में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं बताओ तो खुशबू? 35 जिले हैं ना हमारे बिहार में। 38 जिले से। अच्छा 38 हो गया है, बताइए तो आप लोग कितना पढ़े हुए हैं। देखो तो इन्होंने कहा है आपदा प्रबंधन विभाग में कि हमारे बिहार में टोटल 38 जिले हैं, है ना। अब इसने क्या किया है, क्लासीफाई कर दिया है। किसमें क्लासीफाई कर दिया है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी होता है कि हम लोग बोलते हैं ना कि भाई उत्तरी बिहार बाढ़ में डूब गया है, ये नेता लोगों का भाषा है। जैसे इलेक्शन जब आएगा तो बोलता है ना कि भाई उत्तरी जिला भी, उत्तर बिहार का हिस्सा क्या है, बाढ़ में बह गया है। देखो लेकिन यह कथन क्या है कि सरासर गलत है, जो कि देखो हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, तो हम लोग समझते हैं मेरे पास विवेक है, आपके पास विवेक है। लेकिन नेता लोग तो देखते हैं बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो लोग तो लोग सीधे बोल दिया कि भाई बाढ़ में दह गया उत्तर बिहार का जिला। सरकारी किताब में जो इकोनॉमिक सर्वे होगा या बजट होगा, कभी भी नहीं लिखा होगा आपको कि उत्तरी बिहार में पूरा का पूरा बाढ़ से दह गया, बल्कि उसने क्या किया है, क्लासीफाई किया है। क्लासीफाई क्या किया है, 15, 7 और 6 में कितना हो गया, 6, 5, 21, 7, 28। देखो तो हमारे सरकार का कहना क्या है कि जो हमारे 38 में से जो 28 जिले हैं, वो 28 जिलों में क्या है कि अभी देखो हम बाढ़ का चर्चा कर लेते हैं, सूखा का हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, समझते हैं पहले इसको। तो इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि हमारे बिहार के 38 में से जो 28 जिले हैं, यह क्या है, वर्षा बाढ़ प्रभावित है, यानी फ्लड इफेक्टेड है। फ्लड क्या है, अफेक्टेड है। इसको समझते हैं ध्यान से, ठीक।
क्योंकि आप जब अधिकारी बनिएगा, बीडीओ हो गए, एसडीएम हो गए, जो भी पद आपको मिलेगा ना, तो आपको सरकार लेटर देता है कि भाई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में उनकी तीव्रता के आधार पर आवंटन कीजिए, वो लेटर में लिखा रहेगा। तो भाई आपको पता होगा ना कि भाई बेगूसराय में बाढ़ ज़्यादा है, कि मुजफ्फरपुर में बाढ़ ज़्यादा है, कि सीतामढ़ी में बाढ़ ज़्यादा है, कि नालंदा में बाढ़ ज़्यादा है। उसी के आधार पर आप उसको अनाज दीजिएगा। हैं, कोई कुछ कह रहे हैं? उसी के आधार पर आपको आवंटन करना होगा, है ना। देखो, तो आपदा प्रबंधन में कहा गया है कि हमारे यहाँ जो 28 जिले हैं वह क्या है, फ्लड अफेक्टेड एरिया है। उसमें जो 15 जिले हैं ना, वो क्या है कि अत्यधिक, ये है मध्यम और ये है निम्न। निम्न नहीं लिखते, इसको कम लिखो, है ना। हाई, मीडियम और ये लो। देखो, यानी अब देखो 15 जिले कौन कौन हो सकते हैं, सोचो, याद नहीं करना है, दिमाग लगाइए कि यह 15 जिले जहाँ पर अत्यधिक बाढ़ आता है विनोद कुमार जी, यह कौन हो सकता है, जहाँ से 12 मासी यानी जो 12 साल जहाँ पर नदी में जल रहता है ना, उन नदियों के आसपास के इलाके की बात करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे गंडक को छोड़ दो, गंडक से लेकर के यहाँ खत्म करो मामला को, गंडक से पूरब में आओ, यहाँ उठाओ। देखिए कौन सा इलाका हमारा है, यहाँ पश्चिम चंपारण है ना, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, फिर आओ मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज को छोड़ दो, अभी किशनगंज को नहीं टच करना है ना, किशनगंज थोड़ा सा बाद में पड़ता है। फिर देखो यहाँ पे देखिएगा मुजफ्फरपुर, वैशाली, उसके बाद तब देखिए कि गंगा नदी चला आता है, फिर समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, और हमारा पास कौन सा इलाका आ जाता है, भागलपुर का निचला क्षेत्र, और यहाँ पर एक और इलाका आता है कटिहार। इसको जब काउंट कीजिएगा ना, तो ये टोटल जो है बिहार सरकार के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे हमेशा और बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, बहुत तीव्र बाढ़ आता है। ठीक है, तो इन्हीं में से देखो, जिले का नाम नहीं लिखना, बस समझने का प्रयास करना है हमको। ठीक है, अब देखिए, अब मध्यम वाले कौन से आएंगे, तो मध्यम वाले वह जिले आएंगे कि जहां पर बाढ़ की तीव्रता कम होती है, और जहां पर क्या होता है कि हमारा जो ऊंचावर जमीन का जो लैंड होता है, हाई लैंड होता है या रिलीफ कह लेते हैं, वह थोड़ा सा हमारे पास हाई हो। ठीक, देखो यहाँ देखिएगा, सारण, बाढ़ तो हर जगह, उत्तर बिहार में तो हर इलाके में बाढ़ आता है, सारण में, सिवान में, गोपालगंज में, और पश्चिम चंपारण का जो पश्चिम इलाका है जो उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है, इधर का जोड़ लो, किशनगंज का जोड़ लीजिए, और हमारा पूर्णिया का, पूर्णिया तो खैर इसी में इंक्लूड हो जाता है हमारा, नीचे देखिए मुंगेर का इलाका सब जोड़ लो, है ना, ये जो कोस्टल इलाका सब यहाँ पे है वो। तो ऐसे करके मेरे पास कितना आता है, ये सब जिले 7-6 काउंट कीजिएगा, आपको बुक में मिल जाएगा सारा चीज़ें, वो हमारे पास ये जिले का क्लासिफिकेशन किया गया हुआ है। सरकार कहती है बाढ़ तो हमेशा आता है। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है तीव्रता या आवृत्ति, इसी को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं इंटेंसिटी। अब यहाँ देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे गंडक नदी है, यहाँ पे बागमती नदी आती है ना, यहाँ पे कोसी नदी हमारे पास में आया, तो ज़रा बताओ तो महालक्ष्मी कि अगर हम नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, तो यहाँ चंपारण का इलाका या सीतामढ़ी का इलाका ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित रहेगा, या मुजफ्फरपुर का, मधुबनी, दरभंगा का इलाका बाढ़ प्रभावित रहेगा? कॉमन सेंस से बोलना है ना। सीतामढ़ी का इलाका प्रभावित रहेगा बाढ़ से, क्योंकि उधर ढलान ज्यादा है। हाँ, बहुत बढ़िया, यानी बाढ़ तो यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि जो बॉर्डर इलाका हमारा है पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज तक का ना, यहाँ पे बाढ़ आता है तो बाढ़ केवल रोडे को ख़त्म करता है, रोड करेगा, फिर हमारे लैंड को लेकर के चला जाएगा, जो भूमि का अपरदन होता है ना वो लेकर चला जाएगा। लेकिन ज़्यादा प्रभावित किसको करता है, हमारे इस सुपौल का जो रीजन है ना, सुपौल से मधेपुरा, खगड़िया का, और मुजफ्फरपुर इलाके को और सीतामढ़ी वाले रीजन को करता है। यानी क्या होगा सिंह जी कि जो बॉर्डर का इलाका है हमारा जिला है, यहाँ पे बाढ़ की तीव्रता होती है, बाढ़ की अधिकता नहीं होगी। बात समझ में आया? बाढ़ की तीव्रता और बाढ़ की अधिकता में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि वही स्लोप का अंतर होता है, ढाल हमारे पास ज़्यादा चला आता है यहाँ पे, है ना। इसी प्रकार देखिएगा, और यहाँ सबसे ज़्यादा बाढ़ क्यों आता है, आपसे पूछा, इंटरव्यू में पूछा था 2-3 लड़कों से जो इसी में थे कि यहाँ बाढ़ क्यों आता है, तो इसका कारण क्या है कि देखिए, अगर आप रिवर का नहीं, ढलान तो है, ये है यहाँ पे ज्यादा नदी भी तो निकलती है ना वहाँ से। हाँ, यहाँ अगर आप बिहार का ये मैप पढ़े होइएगा तो ये सब इलाका ऐसा है कि कोसी नदी तो 7 गो बहन है ना,
सतबहनी इसको बोलते हैं शायद वहाँ पे, सात बहन है। और ये क्या करती, इतना ना ये लोग अपने आप में ही ब्रांच खोल के बैठी हुई हैं कोसी जी कि इस रीजन में कभी जाओगे ना सुपौल में, तो हर गांव में आपको कोई ना कोई छोटा मोटा नदी मिल जाएगा आपको। हम पता नहीं बच गए थे कुछ दिन बहुत पहले, तो एक तो बालू बहुत मिलेगा आपको, और हर इलाके में 10 कदम आगे जाइएगा एक नदी निकलती है। पानी बड़ा शुद्ध होता है वहाँ का, क्योंकि सब रेत तो छान लेता है पूरी गंदगी को। यहाँ बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण है, छोटे छोटे नहर के टाइप में निकलती है सर। हाँ, तो नहर कैसे निकला है, क्योंकि इसमें इतना पानी की तीव्रता है। और दूसरी बात क्या है कि हमारा इस सारे इलाके में ज़मीन में नमी बहुत ज़्यादा होता है, जिसको कि हम लोग मॉइस्चर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मट्टी को काटना आसान होता है। नदी जो होती है ना, कमजोरे मिट्टी को ना काट के लेकर चले जाती है, तो इसको जहाँ जगह मिलता है वहाँ चला जाता है। तो यहाँ पे बाढ़ आने का कारण नदी नहीं बल्कि क्या है कि भूमि का कटाव। अगर यहाँ भूमि मजबूत होता तो ढाल कम ही रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो बह के चली जाती। लेकिन यहाँ पे क्या कि आर्द्रता अधिक है, नमी अधिक है हमारे ज़मीन में, और मट्टी क्या है कि बहुत कोमल है, इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा शाखाएँ बनी हुई हैं। और प्लस जो भी नदी आती है ना, सब देखिएगा यहाँ कुछ ना कुछ टचे कर जाती है, सब पूरब की ओर बहती चली जाती है, देखते हैं ऐसे सब यहीं पे आके उछल देता है। तो आप लोग को जब पैसा कमाइएगा ना ऑफिसर बन के, ब्लैक मनी तो बहुत कमाने को मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट कीजिएगा दक्षिण बिहार में, क्योंकि इसका स्कोप आने वाले 100 साल में भी नहीं ठीक होने वाला है। जो पैसा आएगा तो पटना में हो गया, वैशाली में हो गया, गया में हो गया, मुजफ्फरपुर, जो भी मेट्रो सिटीज़ है ना, वहाँ फ्लैट लेके छोड़ देना, बहुत पैसा इनकम बढ़ेगा वो सब। यहाँ मत खरीदना ज़मीन जत्था सब, है ना, फंस जाएगा हमेशा, हमेशा पानी खत्म रहता है। ठीक, अब देखो हैं, बताओ तो इतना उपाय भी बता रहे हैं ना। एग्रीकल्चर लैंड जो होता है उसका बहुत यूज कर सकते हैं आप लोग, है ना, टैक्स फ्री है। हाँ सर, मैप में सभी जिला को में दर्शाएंगे? नहीं दर्शाना नहीं, आपको उतना समय कहाँ मिलता है आपको दर्शाने के लिए। तो हम पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं, उतना नहीं डिस्कस करना होता है। हमको देखो समझाना है ना, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में एक चीज़ें बैठ जाए कि हाँ कैसे हमको वहाँ पे नोशन देना है क्लास में, वो मेंस की कॉपी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके अलावा नदी को दिखाना है ना सर। एक तो बात बतलाइए, जब मैप बनाइएगा तो नदी को नहीं दिखलाइएगा, नदी तो मेन रीजन है ना। जैसे यहाँ पे गंडक लिख दीजिएगा, यहाँ सोन बोलते हैं, कोसी का दिखला दीजिएगा, बागमती का दिखाइएगा, कमला का दिखाइएगा, क्यूल का दिखाइएगा, हरोहर का दिखाइएगा, पुनपुन दिखाइएगा, सोन दिखा दिए हैं, है ना। जो भी नदियाँ आपके माइंड में आता है जहाँ जो बाढ़ लाती है वो सब नदी को दिखाइएगा। एक नीचे अजय नदी बहती है, बड़ा शांत नदी है वो, उसको कोई मतलब नहीं होता है बाहर सूखा से बहती है, नीचे से बहती है। नहीं, ये गलत भाषा है, नीचे से नहीं बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। से उत्तर की ओर। हाँ, ऐसे नहीं बोलिएगा नीचे से बहती है ऊपर से बहती है, मामला खराब हो जाएगा। तो दक्षिण से बहती है सर। हैं? सोन नदी भी दक्षिण से बहती है। हाँ, देखिए भाषा शैली होती है ना लिखने की, कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ ऊपर से बह के नीचे आती है, ये गलत शैली है। नदी का जो दिशा होता है ना वैसे बोलेंगे हम लोग, एक अच्छी पर्सनालिटी भी तो होती है ना स्पीकिंग करने का, है ना। अब देखो इस इकोनॉमिक सर्वे में और क्या बात कहा गया हुआ है कि इतने जिले हमारे पास 28 जिले क्या हैं, बाढ़ प्रभावित जिले हैं। तो अब मेरे पास कितने जिले बच गए बताएं? 10 जिला। यानी 10 जिला ही ऐसे हैं मनीष जी कि जहाँ पर क्या है कि खूब प्रचंड ड्रॉट है, यानी सूखा है। तो इस सूखा को हम लोग क्या करेंगे आगे देखेंगे। पहले हम इसी में चर्चा करते हैं क्या कि हमारे यहाँ जो बाढ़ आता है अब फ्लड का, उस फ्लड का रीजन क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो कुछ रीजन आप लोगों को अगर पता हो तो बताओ, क्योंकि आपको हमने डिस्कस कर लिया ये चीज़ें। अब हम देखते हैं क्या कि रीजन्स ऑफ फ्लड इन बिहार। तुमको समझ में आ रहा है खुशबू? चलिए आप लोग बताएं, तो आप लोग के पास जो भी विवेक है थोड़ा बहुत हमको थोड़ा जानकारी दें हमको कि क्या क्या कारण हो सकता है बिहार में बाढ़ का। एक तो सर होगा बन का कम होना सर। एक है कि बोलिए। हाँ बोलो। सर एक कारण है सर बन का कम होना सर। ठीक है, भाई बिहार का भी सिर्फ है सर जो पानी को इकट्ठा कर लेती है, ऊपर से जो नदियाँ आती है
ठीक वो है। पूरा पानी नीचे की तरफ हो जाती है। सर जो उत्तर की जो नदियां है ना सर, वो हिमालय से निकलती है। हम्म। उसमें जो है सालों भर पानी रहता है। हम्म। ये भी एक रीजन है सर। ठीक है। और उसका बर्फ के प्रभाव जो कारण है पानी तीव्र अत्यधिक होता बनता है। है। ठीक है। ये सब वो गाद गाद का जमाव भी सर है, बांध के अत्यधिक कारण ढलान नहीं होने कारण गाद का जमाव। इसको भाषा में जैसे कैसे कि हम लिखिएगा? वो तो ठीक है कि हिमालय से निकलता है, किताब में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक्स में लिखा है, आप उसको लिख दीजिएगा, लेकिन अपना उसको लैंग्वेज कैसे फॉर्मेट करोगे मेंस की कॉपी में, हम वो जानना चाह रहे हैं आपसे। राजलक्ष्मी पढ़ी है, बताओ तो राजलक्ष्मी। बिहार में बाढ़ आएगा सर लिख देंगे। सर लिख। पानी का निकास सही से नहीं है सर किया हुआ। पानी वनों का की निकास। सब लोग अभी ये बात जोड़ देंगे। मतलब सब लोग मिला जुला करके एक ही बात बोले जा रहे हो जी, कुछ और बताओ भाई। मतलब सब लोग बोला कि टॉपिक को हैं? हम लोग साइंस टेक में तो पढ़े साइंस टेक में पढ़े थे। देखो थे विज्ञान प्रवृत्ति बड़ा इसको ये देखना इसको, पॉइंट को, है ना। पॉइंट वही है जो आप लोग, माइक बंद कर लो, कोई लोग गाना सुना रहे हैं जी हमको, माइक पे बंद कर लीजिए माइक। देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ और हम मॉडिफिकेशन करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। जो रीजन हमारे पास में, उस रीजन को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि ये रीजन क्या क्या हो सकता है ना। देखो हम सबसे पहले लेते हैं क्या कि रिवर बेस्ड रीजन। माइक बंद कर लीजिए, जब पूछना होगा तो खोल लीजिएगा, डिस्टर्ब हो रहा है। देखो कैसे इसको मतलब फॉर्मेट करते। चंदन झा माइक बंद कर लो। इसको देखिए कैसे फॉर्मेट करते हैं हम लोग। हमने कहा कि बिहार में जो बाढ़ के कारण होते हैं, उन कारणों में हम सबसे पहला लेते हैं नदी आधारित कारण, यानी रिवर बेस्ड रीजन। ऐसे ही क्लासीफाई करके लिखना है कॉपी में, मेंस में, क्योंकि ऐसा नहीं कहीं मिलेगा किसी किताब में आपको। अब देखो, अब दिमाग लगाओ, मैप पे जाओ, आपके पास, हम उम्मीद करते हैं कि दिमाग में मैप होगा बिहार का। उस मैप पे जाओ और मैप में सोचो कि हमारे बिहार में कहाँ कहाँ नदी बह रही है, हर इलाके का, चाहे उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही हो, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही हो, या पश्चिम से पूरब की ओर जा रही हो। आप माइंड में फ्रेमिंग कीजिए और सोचिए कि सब नदी के साथ में कॉमन बात क्या है, विशेष करके हमारे उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी और हमारे पास पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नदी, क्या दोनों में कॉमन है, बताइए तो वर्षा। सारी नदी गंगा नदी जाके, गंगा नदी दोनों गंगा में आके मिल जा रही है। मेरा प्रश्न सुनो पहले ध्यान से। हमने आपसे पूछा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली नदी, फिर से प्रश्न में ही जवाब है, उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली नदी और पश्चिम से पूरब की ओर जाने वाली नदियों में क्या समानता है, क्या इक्वालिटी है। ये नहीं बोलना है कि मिल रहा है तो कट रहा है तो बम्प हो रहा है, वो सब नहीं पूछे हैं आपसे। वो तो हमको भी दिख रहा है कि भाई यहाँ मिल रहा है भाई गंडक वहाँ पे। सर दोनों हिमालय से निकलते सर हैं। ढाल जो है सर, वाटर का फ्लो हमेशा हाई से लो की ओर होता है, तो ये जो ढाल है वो लो है। नहीं, दोनों नदियां सर हिमालय से निकलती है। हाँ देखिए, फंडा जी जो बोले हैं, सबसे बढ़िया पॉइंट बोले हैं कि यह दोनों नदियाँ क्या, अरे हंसने की क्या, उनका नाम है फंडा भाई। ओरिजिन फ्रॉम या ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालय, यानी हिमालय से निकलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण रीजन होता है हमारे पास, रिवर बेस्ड रीजन का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। हमने क्या कहा कि नदी के कारण में उत्तर बिहार की कोई भी नदियाँ ले लो कि जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है ना। अभी दक्षिण का हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो क्या होता है, वो उनके पास सबसे महत्वपूर्ण रीजन क्या होता है कि ये सब नदियाँ कहाँ से निकलती, हिमालय से। अब देखो यहाँ पे, जो यहाँ पे गंडक नदी है, बागमती है, लालबकिया नदी यहाँ पर आता है, कोसी नदी आता है, इन सब का जो बहाव होता है, सबका जो ओरिजिन होता है, वह क्या होता है, हिमालय होता है। और आपको पता है कि हिमालय क्या है, वास्तव में एक ग्लेशियर है, वहाँ पर बर्फ जमा रहता है हमेशा सालों भर। और गंगा जी जो हमारी हैं वो भी तो हिमालय से निकल करके आती हैं।
कहने का यह मतलब हुआ कि इन सारी नदियों में क्या होता है कि साल के 12 महीने क्या होते हैं, जल होता है। लेकिन जब हमारे भारत में मानसून आता है तो देखो मानसून के समय थोड़ा सा और क्यों कैसे बाहर चला आता है, अगर थोड़ी बहुत आपको जानकारी होगी भूगोल की तो यहाँ देखे होइएगा। थोड़ा मैप फरवरी में बना ही, मतलब बोला कि सर को मैप नहीं बनाना आता, मैप को बनाने आता है, थोड़ा सा समझाने के लिए बताए हैं आपको, है ना। यहाँ देखो भारत की स्थिति कैसी है, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा क्या है कि अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशियन है, यहाँ पर क्या है बे ऑफ बंगाल है। यानी भारत जो है वह क्या है कि 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो भारत का विशेष करके यह जो बेल्ट होता है, जो नॉर्थ का प्लेन होता है, उत्तर का इसको मैदान बोलते हैं, उत्तर का मैदान एक ऐसा प्रबल और ऐसा समझो कि इंटेंस इलाका होता है, ऐसा सुभेद्य वल्नरेबल इलाका होता है कि जहाँ पे मानसून का बहुत प्रभाव होता है। मानसून का प्रभाव होता है, कैसे होता है, यहाँ देखो, यहाँ देखिएगा कि वेस्टर्न घाट में क्या होता है कि वेस्टर्न घाट के पास में कुछ कुछ दर्रे हैं, जहाँ से क्या होता है कि यहाँ से हवाएं निकलती हैं और क्या करती हैं, जहाँ इसको अवरोध मिला वहाँ झमाझम वर्षा कर देती है। फिर यहाँ देखो नामचा बाबा से टकरा के वहाँ वापस आती है, से यहाँ बंगाल खाड़ी की शाखा यहाँ झमाझम वर्षा करती है। यानी बिहार को भगवान ने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है ना कि बिहार बच के जा ही नहीं सकता है, जहाँ कहाँ जाएगा भाई। यानी इसको एक तो मानसून मार रहा है, एक तो हिमालय की नदी इसको मार रही है, और सबसे बड़ी बात क्या है, इसका वी शेप का जो आकार है, जो गड्ढा टाइप का है, ये इसको मार रहा है। यानी पानी यहाँ जमा ही होगा, इसका चिरकाल तक कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। एक देखो, एक सेटेलाइट नासा का है, उसने रिसर्च करा है कि 1882 के बाद से जो कोसी नदी है ना वो वेस्ट की ओर ड्रिफ्ट हो रहा है। हमने पहले भी चर्चा किया था, यानी नदी बाहर भाग रही है। ये नदी भी क्या, जो गंडक नदी थी ये भी पहले देखोगी अब मैप में बिहार का कि पश्चिम चंपारण का यहाँ से निकलते हुए दिखाया गया, लेकिन पहले क्या होता था, ये पश्चिम चंपारण के बीचों बीच से बहती थी। अगर आप इसको एरियल मैप देखेंगे अंग्रेज के ज़माना का जो देखिएगा उसमें लिखा गया हुआ है ना। तो ये क्या होता है कि पृथ्वी तो घूमती है ना, तो उसका क्या होता है कि अब रिवर का ड्रिफ्टिंग हो रहा है वेस्ट की तरफ, तो आने वाले 300-400 साल में उसको नेचर ही ठीक करेगा, हम और आप नहीं ठीक कर सकते हैं। इस चीज़ को हमेशा बैठा कर रखिएगा माइंड में। तो देखो इन नदी में जो हिमालय से निकलती है, प्लस क्या है कि यहाँ पे जो मानसून, और दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि हमारे यहाँ मानसून, अब आपको पता है कि भारत जो होता है वह क्या है कि इक्वेटोरियल रीजन में है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उनका अवस्थिति है भारत का, तो यहाँ पर हमेशा वर्षा होबे करेगा, यानी यह यहाँ से भाग करके नहीं जा सकती है। ठीक है, फिर देखो तो अगला कारण क्या हो सकता है कि हम लोग अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में इतना अंधा हो गए हैं कि हम छोटा से छोटा कचरा कहाँ डाल रहे हैं, हम अपने नदियों में डाल रहे हैं। यानी देखिए ये बहुत अच्छा ये है, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बाढ़ को देखो कैसे हम मैन मेड कंट्रोल होता है सिंह जी, कि जैसे नदी क्या है कि नदी हमारे यहाँ फ्लो करके गई, ठीक है, इनका अपना बहाव है भाई, अपना इसका फुट है, नदी का भी तो जमीन होता है, स्तर होता है, उसको फुट बोलते हैं, है ना, कैसे हम लोग का पैर होता है उसको फुट बोलते हैं। तो नदी का फुट क्या हो रहा है कि पहले ज़्यादा गहरा था, देखती है कि गहराई उसका कम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, क्योंकि किसी भी प्रकार की नदी में हमारे यहाँ क्या जमा हो रहा है, अवसाद, है ना। अवसाद का मतलब होता है सेडिमेंट। अब देखो ये अवसाद यहाँ जमा ही होगा, इसका कोई ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता आने वाले समय में। क्यों, हमने पहले कहा कि यह जो उत्तरी बिहार का मैदान का क्षेत्र है, यहाँ की नमी में क्या होती है, यहाँ की मिट्टी में नमी बहुत अधिक होता है, यानी मिट्टी बहुत कोमल है। एक बाल्टी पानी मारेंगे तो समझो कि 1-आधा किलो मिट्टी तो बहिए जाता है, क्योंकि वहाँ पकड़ होना चाहिए ना। जैसे यहाँ का मिट्टी देखिएगा ना बहुत मजबूत होता है। तो अगर जो बड़े बड़े बिल्डर हैं ना, जैसे पटना में या उत्तरी बिहार में जो मकान बना रहे हैं वो लोग अभी, तो वो लोग गया से, औरंगाबाद से, नवादा से ईंट लेकर के जाते हैं, फिर यहाँ बनाते हैं, क्योंकि इस इलाके में ना ईंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, थोड़ा सा हाई रेट मिलता है, चूँकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, लेकिन यहाँ की ईंट बहुत मजबूत होगा। किसी का माथा फूटेगा, ईंट नहीं फूटेगा। लेकिन उत्तर बिहार के जो ईंट बनते हैं यहाँ पे, यहाँ की ईंट में ज़्यादा ये मजबूती नहीं होता, इसलिए वहाँ का मकान देखिएगा सीलन आ रहा है या कम ही समय चलता है उनका। तो खैर वो क्या है कि अपना नेचुरल उनका देन है भगवान का, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखिए उत्तरी बिहार का क्या समस्या है कि बीच में क्या है कि सेडिमेंट चला था। सेडिमेंट कैसे आएगा, देखो
जैसे बाढ़ हमारे पास में आया तो बाढ़ में तो क्या होता है कि पानी का स्तर बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा तो पानी तो भागेगा ना भाई, वो तो लिक्विड है, लिक्विड फ्लो उसको जहाँ रास्ता मिलेगा वहाँ भागेगा। तो जब पानी का स्तर ऊंचा होता है तो आसपास की मिट्टी को बोलता है चलो दोस्त हमारे साथ यात्रा करो, पेड़ पौधा होगा चलो दोस्त मेरे साथ यात्रा करो। अगर बीच में वर्षा आ गई तो बोलेगा चलो वर्षा हम तुमको अब लेकर के चलते हैं, नीता आ गई तो नीता को लेकर चल जाएगा उसमें। इसी को ना बोलते हैं जान माल की क्षति होता है। तो सब आदमी जाता है तो कहाँ जाएगा, सब आदमी क्या नदी से फ्लो के चला जाएगा। लेकिन जो मट्टी होता है, जो भारी कण होते हैं, जो पत्थर के कण होते हैं, वह कहाँ चले जाएंगे, जमीन के नीचे जमा हो जाएंगे, यानी नदियों के फुट हिल पर जमा होते चले जाएंगे। तो नदी तो आज से नहीं, नदी तो सदियों से, जब से कंस्ट्रक्शन हुआ तब से नदी का सृजन है। तो अब क्या है कि इसका लेयर ऊपर होता चला गया, यानी अब जो पानी नदियों से होकर फ्लो होता था वो पानी कहाँ हो रहा है, बाहर फ्लो हो रहा है। इसी को बोलते हैं कैचमेंट एरिया, है ना, यानी उसको अपवाह क्षेत्र शायद बोलते हैं हिंदी में। कि अब नदी क्या हो कि नदी के आसपास के इलाके में, जैसे देखिएगा मोकामा का इलाका है, हाजीपुर का, यहाँ इसको बोलते हैं चौर मन, है ना, देहाती भाषा में हम लोग बोलते हैं। वास्तव में वह क्या है कि कैचमेंट एरिया है। आपका जो बेगूसराय में जो एक झील है ना, जिसको कि अभी ये मिला है, क्या नाम है, उनको रामसर साइट घोषित किया गया है, क्या नाम है झील का, वो झील भी वास्तव में कांवर झील है कि उसका पूरा नाम बताओ ना। कांवर ही तो है। हाँ कांवर है। तो ये कांवर जो है वास्तव में क्या है, यह भी क्या है कि अपवाह क्षेत्र में बसा हुआ है। ये भी जानकारी होगी ना आपको, क्योंकि ये गड्ढा था, क्या था कि फिर पानी अपना आया, पानी यहाँ पे जमा होता चला गया। तो हमारे पास नदी से आधारित जो रीजन होता है वो 3 रीजन समझ में आता है। क्या कि एक तो वहाँ हमेशा बारिश में क्या निकलती है, 12 मास पानी बहता है। फिर दूसरा क्या है कि मानसून का जो प्रकोप हमारे यहाँ है वह नदियों को अधिक वेग देता है, अधिक वर्षा करवाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास हिमालय से निकलने वाली चीज़ है और जो मानसून है और जो ये अवसाद है, यह तीनों चीज़ मिलकर के क्या करता है, नदी के जो उसको क्या बोलते हैं, रिवर की जो वेलोसिटी होती है, फिर रिवर का जो स्पीड होता है फ्लो करने का, वह बहुत हाई बना देता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या करता है कि यह हमारा जो रेन होता है उस रेन को भी क्या करता है, हाई कर देता है, बढ़ा देता है ना। यानी आपके पास अगर हिमालय से नदियाँ नहीं निकलती, हमारे पास मानसून नहीं होता, हमारे पास अवसाद नहीं होता, तो हम कैसे होते, हम सऊदी अरब की तरह रेगिस्तान में रह रहे होते। लेकिन वो चीज़ तो हमारे पास ये है नहीं। बात समझ में आए। फिर देखो, अब नदी आधारित कुछ और कारक हो सकते हैं कि जो हमारे यहाँ बाढ़ को बढ़ा रहे हों, बताओ। नदियों पर बांधों का निर्माण हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बांध को क्या बोलते हैं वर्षा, डैम ना, डैम, हाँ। ऑन रिवर। अब देखो, हमने पहले कहा है कि बिहार में जो ऊर्जा का डिमांड है, वो ऊर्जा का डिमांड क्या हो रहा है, बहुत अधिक हो रहा है ना। तो जब ऊर्जा का डिमांड अधिक होगा तो सरकार क्या करेगा, इन्हीं नदियों पर न बांध बनाएगी, बांध बना के बिजली उत्पादन करेगी। तो जब हम नदी के फ्लो को स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास में वो नदी का जो बांध हम निर्माण करेंगे, तो अब नदी के फ्लो को हमने रोक लिया, तो वह नदी का फ्लो क्या करेगा, हमारे यहाँ बाढ़ को लाएगा। बात समझ में आया। तो ये 3-4 रीजन ऐसे हैं जो नदी से आधारित जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम कुछ देखते हैं, क्या मेन तो रीजन यही होता है बाढ़ का आने का, इसके अलावा कुछ अब मैन मेड का भी है, उसका भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, अब दूसरा हम देखते हैं कुछ अदर रीजन्स हो सकते हैं हमारे यहाँ बाढ़ के, बताओ वो क्या हो सकते हैं। इसमें किसी को पूछना है तो बताओ। यानी देखो, इसका कैसे लिखेंगे लैंग्वेज में, आपसे पूछेगा कि बिहार में बाढ़ आने के क्या क्या कारण है, इन पर चर्चा करें या बताएं। तो क्या बताएंगे, बिहार में बाढ़ आने का 2 कारण है। पहला है नदी आधारित कारण, क्योंकि नदी मेन है, और दूसरा लिखेंगे क्या, अन्य कारण, क्योंकि आपका आंसर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा दूसरे बच्चों की तुलना में, ठीक। नदी में क्या बताएंगे कि चूंकि हमारी अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है, इसलिए उन नदियों का वेग और क्या होता है, अवसाद ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, और वह आगे जा कर के क्या करता है, ब्लॉक हो जाता है। और हमारे यहाँ क्या करता है, जो अतिरिक्त जल होते हैं नदी में, वह क्या करता है, जहाँ उनको खाली स्पेस मिलता है वहाँ वितरित कर देता है। इस प्रकार बाढ़ की तीव्रता हो जाती है। भाषा को खेलना सीखिए, भाषा जितना अच्छा खेलिएगा उतना आप खेल पाइएगा, ठीक।
दूसरा ये हमने बताया क्या कि हमारे बिहार में, बिहार का जो अवस्थिति है वह क्या है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब की खाड़ी की शाखा दोनों से क्या होती है, वर्षा होती है। और मानसून के समय में यह इलाका ऐसा है कि जो अधिक वर्षा प्राप्त करता है, और अधिक वर्षा प्राप्त करने के कारण यहाँ पर क्या होता है, बाढ़ की स्थिति हमेशा बनी रहती है। और इतना तेज हो जाता है कि हमारे बिहार में 12 में से लगभग 4 से 5 महीने क्या होता है, हर नदी में पानी जमा ही रहता है, हर इलाके में, है ना। ये लिख लेंगे मानसून का। फिर अवसाद में क्या लिखेंगे, देखो अवसाद वाले टॉपिक में लिखेंगे कि हमने अपने आर्थिक विकास को पूरा करने के लिए बिहार के प्रत्येक क्षेत्र में सरकारी प्रयास के माध्यम से छोटे छोटे घरेलू एवं कुटीर उद्योग की स्थापना की गई हुई है या हुआ है। तो उनके उत्पाद से निकले गए जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हम लोग कहाँ फेंकते हैं, नदियों में फेंकते हैं। तो जो हल्के वजन के होते हैं वो तो बह के बंगाल की खाड़ी में चले जाते हैं, है ना। लेकिन चंदन माइक बंद कर लो। लेकिन जो भारी कण होते हैं वह कहाँ होते हैं कि हमारे नदी के तलहटी पर जमा हो जाते हैं, जिस कारण से नदी का जो गहराई होता है वह क्या होता है, कम हो जाता है। और गहराई कम होने के कारण कि नदी के पास में जो अतिरिक्त जल होता है वो क्या करता है, फैला करके बाढ़ को लाता है। फिर देखो आगे क्या है कि बांध का निर्माण। तो बोलेंगे क्या कि बिहार में प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, प्रत्येक वर्ष बिहार में आर्थिक विकास होने के कारण यहाँ पर ऊर्जा का डिमांड अधिक बढ़ा है, यहाँ पे खेती का डिमांड अधिक हुआ है। तो लोगों ने क्या किया है, सरकार ने ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए विभिन्न नदियों पर बांध बनाया है, पहली चीज़। दूसरा क्या है कि जो भी खेती कार्य होते हैं हमारे बिहार के लैंड इलाके में, उस लैंड में जो इरिगेशन देना है, जो हमको सिंचाई व्यवस्था देना है, उसके लिए भी सरकार ने ये डैम बनाया है। तो यदि हम पानी के प्रभाव को रोक देंगे, पानी के प्रवाह को हम रोकेंगे, तो उसका जो पीछे का जल है वह क्या होगा, जमीन पर अधिक दबाव डालेगा, और जो अतिरिक्त जल होगा वह समुचित प्रबंधन के अभाव में फैलेगा और बाढ़ को क्या करेगा, लाएगा, निरंतरता करेगी। बात समझ में आया। ये चीज़ें समझ लोगी तो अपने भाषा में इसको ये करना है, भेज देना है। बात समझ में आया। इसमें कुछ और समझना हो, कुछ डिस्कस करना हो, पूछना हो तो बताएं, फिर नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ये अन्य कारण में क्या क्या हो सकता है बताइए। बहुत महत्वपूर्ण होता है अन्य कारण में, जहाँ पे हमको विज्ञान तकनीक का यूज किया जाता है उसको भी हम लोग पढ़ते। बताओ तो कारण क्या क्या हो सकता है अन्य कारण में। अन्य कारण में सर फैक्ट्री का भी निर्माण वगैरह है, जो क्षेत्र नदी के क्षेत्र को हम लोग अधिग्रहण कर रहे हैं। ठीक है। अधिग्रहण शहरी आवास वनों का कम होना या वनों का कटाव अधिक होना। बहुत बढ़िया। अर्बनाइजेशन। हाँ, सबसे बढ़िया वर्ड है शहरीकरण, है ना। बताओ तो क्या बोल रही थी पल्लवी। ये भी कारण है। मई जून के समय में तापमान बहुत ज्यादा रहता है, जिसके वजह से बर्फ ज्यादा पिघलता है, और ये हमारे नदिया में पानी आने ले जाने के लिए ओवरफ्लो हो जाता है, उसके कारण भी बाढ़ आती है। तो वो तो नदी में ही हो गया ना। हाँ, वो तो नदी वाले कारण में हो गया। हमने आपसे अदर रीजन पूछा है। तो देखो सबसे महत्वपूर्ण, देखिए सर, वनों का कटाव, तटबंध, कमजोर तटबंधों का होना, ऐसा ही लिखेंगे क्लासिफाई करके, है ना। देखो पहले इन दो टॉपिक को समझते हैं, फिर हम आगे और पॉइंट जैसे से आपके तरफ से आएगा हम डिस्कस करते चले जाएंगे। देखो सबसे पहला टॉपिक हमने कहा कि शहरीकरण। देखिएगा कि हमारे बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर मुख्यमंत्री सड़क गली योजना का स्कीम नहीं पहुंचा हुआ है। क्लियर है। तो देखिए कि सरकार जब भी सड़क का निर्माण करती है तो वो जो सामान्य भूमि होता है उससे 2-3 फीट ऊपरे बनाता है ना, मट्टी भर के। इतना तो समझ में रहे, कॉमन सेंस की बात है। तो जहाँ से हम मट्टी को काटेंगे, तो वो तो नीचा वाला इलाका हो गया, यानी अब वहाँ पर क्या हो सकता है, पानी आ सकता है। पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि अगर हम शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं तो हम शहरीकरण तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या होता है वर्षा, कि यह शहरीकरण जो होता है हमारे बिहार में साइंटिफिकली नहीं किया गया हुआ, यानी वैज्ञानिक तरीके से हमारे यहाँ शहरीकरण नहीं हुआ है।
हमने शहरीकरण तो किया है, लेकिन हमारे पास क्या है कि जो भी मकान बनाते हैं, जो भी घर बनाते हैं, वो क्या होता है कि किसी भी वैज्ञानिक मानक के आधार पर नहीं बनाते हैं। नतीजा क्या होता है कि हमको कितना गहरा सेप्टिक टैंक रखना है, हमको सीवेज सिस्टम कैसे यूज करना है, कैसे लगाना है, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करना है, हमको घर में मिलता ही नहीं है। यहीं आप जाइएगा बेंगलोर के घर में हर चीज़ आपको मिलेगा, पुणे के घर में जाइएगा जो भी बड़े बड़े कोठी होती हैं, जो बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं, सब में ये चीज़ें मिलेगा शहरीकरण, लेकिन वो क्या है कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में बना हुआ है। तो हमारे यहाँ शहरीकरण तो हो तो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या क्या है कि बिहार में बढ़ती हुई शहरीकरण वैज्ञानिक तरीके से न होने के कारण यहाँ पे इतना ज़्यादा अव्यवस्थित रूप से फैला हुआ है कि जो हमारे भूमि पर अतिरिक्त दबाव डालता है और आसपास के नदियों के जल के लिए क्या बनाता है, सुवेध्य बनाता है। बात समझ में आया? ये सबसे अच्छा रीजन होता है शहरीकरण का। अब देखो दिलीप साहब ने कहा है कि वनों का कटाव। अब देखिए कि वन हम काटेंगे तो मेरे पास कैसे बाढ़ आएगा, सोचने वाली बात है ना। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, कोई आदमी देखेगा नहीं, बताओ। कमजोर हो जाएगा सर। क्या कमजोर हो जाएगा? नदी का बांध कमजोर हो जाएगा और नदी टूट जाएगी, जैसे बाढ़ आ जाएगा। अच्छा, और कोई कारण नहीं हो सकता है? वनों का कटाव नहीं, वनों का कम होना। अब देखिए वृक्षों की कटाई तो वनों का कम होना ही है। वनों ये मतलब कि पेड़ पौधा कम होती है तो नीचे का जो उसका जड़ होता है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है। अगर वही नहीं रहेगा तो मिट्टी का पानी के साथ मिट्टी भी तो बह जाएगी ना, तो बाढ़ आना ही है। और पेड़ पौधे वो तो रोकते हैं उससे। देखो हमारे अभी देखे हुईएगा कि ISFR रिपोर्ट 2021 प्रकाशित किया गया है ना, केंद्र सरकार के द्वारा। ये पीटी में तक कुछ ऐसा पूछेगा, उसमें कहा गया कि हमारे बिहार में 7.84% क्या है, वन है ना। ये तो इस बार क्वेश्चन आएगा पीटी में, ये CDPO में भी आ सकता है और BPSC PT में भी आ जाएगा। इसको समझते हैं क्या है कि जो भी इकोलॉजिकल या फिर इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हमको देखो सेंडाई फ्रेमवर्क हो गया, कॉप हो गया या UN हो गया, सब लोग यह मान के चलते हैं कि यदि हमको अपने अर्थ को कंट्रोल रखना है, अर्थ के तापमान को कंट्रोल रखना है, अर्थ के लाइफ को कंट्रोल रखना है, तो हमारे पास जो भी लैंड एरिया है, जो भी देश है, जो भी रीजन है, जितना बड़ा उसका लैंड एरिया है, वहाँ कम से कम क्या होना चाहिए, 1/3 क्या होना चाहिए कि वन होना चाहिए। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो हमारे यहाँ क्या कि अब वन क्यों होना चाहिए, यहाँ समझते हैं बात की क्या है कि देखो जैसे आप लोगों ने कहा कि वन क्या करता है, मट्टी को जो पकड़ के रखता है, अच्छी बात है। इसके अलावा और किसी बच्चे के मन में नहीं गया है कि जो वन होते हैं ना, जो फॉरेस्ट होते हैं, वह क्या करता है, एटमॉस्फेयर में तो आर्द्रता है ना जी, भाई भूगोल में पढ़े हुए ना कि उसमें आर्द्रता होता है वायुमंडल में। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो वन होता है वह वन क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट के ह्यूमिडिटी को ऑब्जर्व करता है, यानी सोखता है। समझो यहाँ पे, यानी हमारे पास जो अगर जंगल झाड़ रहेगा ज़्यादा तो हमारे पास वायुमंडल में जो भी आर्द्रता होगा उसको क्या करेगा, सोखेगा। तो आर्द्रता को जब यह सोखेगा तो यह क्या करता है, आसपास के जो भी, भाई एक ही पेड़ तो नहीं रहेगा, तो बहुत सारे पेड़ रहते हैं, यानी यह क्या करते हैं कि बाहर से आने वाले जो विंड्स होते हैं, जो समुद्री लहरें होती हैं या फिर जो भी मानसून के ड्रिफ्ट होते हैं, प्रवाह होते हैं, उनको अपनी ओर यह क्या करती है, आकर्षित करती है। नेचुरल फिनोमेना है, यानी जहाँ वन होगा वहाँ के आसपास का टेम्परेचर कम होगा और वहाँ पर क्या करेगा, आसपास में आर्द्रता की मात्रा को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो इस आर्द्रता की मात्रा जैसे ही एक सामान्य तापमान से अधिक होगा, वह क्या हो जाएगा, अपने आप हल्का फुल्का वर्षा होना शुरू हो जाएगा। ये साइंटिफिकली और नेचुरली फिनोमेना भी होता है पेड़ के आसपास में। आपके पास पहाड़ नहीं है, पर्वत नहीं है, कोई बात नहीं है, अगर आपके पास पेड़ है ना, तो पेड़ में इतना कैपेसिटी होता है कि पेड़ आपको वर्षा करवा सकता है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि यहाँ पर देखो कि मट्टी को इसने काट करके रखा, मट्टी क्या करे, मट्टी को जड़ को जमन करके रखा। तो अगर हमारे पास पानी का कोई फ्लो है, पानी का कोई ज़्यादा फ्लो है, तो हमारे पास पेड़ रहेगा तो वह क्या करेगा, हमारे मट्टी को तो पकड़ के रखेगा वो, यानी हमारे मट्टी का बहाव भी रोक लिया, तो हमारे क्या करेगा, हमारे ये बाढ़ को कंट्रोल करेगा। लेकिन हमको तो पेड़ नहीं, तो हम कहाँ से मट्टी को बहाव को रोक पाएगा। हमने कहा कि बिहार सर इस रिपोर्ट का कहाँ हम यूज करेंगे, देखो कि 7.8% जो हमारे यहाँ वन है ना, तो भारत सरकार ने कहा है कि जितना जो वन है, देखिएगा कहाँ पे है, खाली आपको रोहतास वाले इलाके में मिलेगा, आपको
कुछ वन चंपारण वाले इलाके में मिलेगा और कुछ वन यहाँ पर मुंगेर का इलाका जो है जम्मू का वहाँ मिलता है। यानी इन्हीं 3 रीजन्स में हमारे पास में क्या है कि वन बहुत अधिक है। यानी यहाँ पर क्या है कि क्लाइमेट अगर किसी प्रकार का चेंजिंग होता है तो ठीक है थोड़ा कंट्रोल होगा, लेकिन बाकी के जितने इलाके हैं वहाँ पर तो पेड़ है ही नहीं है। यानी अब हमारे यहाँ जब पेड़ नहीं है तो क्या होगा, जो भी नदियाँ का जल आएगा वह क्या करेगा, मट्टी को काटेगा। जो भी नदी का हमारे पास आएगा तो आसपास में अवसाद को क्या करेगा, जमीन की नदी की तलहटी पर जमा करेगा, तो क्या करेगा, बाहर को प्रबंध बनाता चला जाएगा। वो बात समझ में आया। तो हमको क्या करना होगा कि हमको वन की कटाई को रोकना पड़ेगा। अब देखो बिहार सरकार जो है बहुत सारा योजना चला रहा है हमारे बिहार में वनों को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब देखो कि सरकार का कहना क्या है कि हमको कम से कम, देखो जैसे ये 7.8% है ना, तो कम से कम 33% वन होना चाहिए, लेकिन हमारे बिहार में कितना है, 7.84% वन है, यानी बहुत कम है। तो जब तक हमारे पास वन कंट्रोल नहीं होगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ बाढ़ को आने से नहीं रोक सकते हैं। बात समझ में आया। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है क्या कि शहरीकरण का और वनों के कटाव का या फिर वृक्षों की कम होने का। इसीलिए देखिएगा कि सरकार, केंद्र सरकार का हो या बिहार सरकार का हो, अब अधिकारी को बोला है कि तुम लोग जाते हो ना मिलने के लिए किसी से, तो बुके लेके मत जाओ, बल्कि पेड़ का कोई पेड़ लेके जाओ, पौधा लेके जाओ, उनको बोलो कि भाई तुम उसको क्या करो, उसका रोपण करो पेड़ का। क्योंकि एक पेड़ रोपने के बाद से क्या करता है कि हमको ह्यूमिडिटी कंट्रोल करेगा, तापमान कंट्रोल करता है, और बाढ़ की भी क्या करती है, रक्षा करता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये हमको भूमि कटाव को रोकेगा। तो जब भूमि कटाव को यह रोकेगा तो नदी का तो तलहटी नहीं ऊपर होगा, तो पूरी पानी कहाँ चली जाएगी, बह के समुद्र में चली जाएगी। तो हमारे यहाँ बाढ़ कंट्रोल होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पेड़ को ही काट रहे हैं। तो ये जब तक ये इसको नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तब तक हमारे यहाँ वो चीज़ें बाढ़ का ख़त्म होना नहीं रुक पाएगा, ठीक है। और बताओ तो और क्या रीजन हो सकता है। कमजोर तटबंधों का होना। कमजोर तटबंधों का होना, इसको कैसे लिखिएगा बताइए तो दिलीप की, कमजोर तटबंधों का होना। यानी आप सरकार के योजना पर क्या कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं ना कि सरकार जो बनाती है वो क्या हो रहा है, कमजोर हो गया हुआ है। सर बहुत दिनों से बनी हुई जीर्ण अवस्था में उसका देख रेख के अभाव में वो तटबंध कमजोर हो गए। हाँ, पानी की यही है, इसी को बोलना चाहिए ना, इसी को वर्ड बोलते हैं। यानी जो भी हमारे पास तटबंध है ना, उन तटबंधों का अपर्याप्त देख रेख या रख रखाव, जो भी कह लिए रख रखाव। कभी देखो वर्ड वही कह रहे हैं, लेकिन हमने भाषा चेंज कर लिया। यानी हमको सरकार के द्वारा किए गए किसी भी योजना पर उंगली नहीं उठाना है कि भाई तुमने कमजोर तटबंध बनाया हुआ है। बात समझ में, ये खराब चीज़ हम क्या बोल देंगे कि भाई जो तटबंध आपने बना दिया है वो तटबंध में क्या है कि आपने मेंटेनेंस में क्या किया है कि मेंटेनेंस ढंग से नहीं किया है, ठीक है। इसको बोलते हैं एडिक्वेट मेंटेनेंस। अब देखो आपको पता है कि त्रिवेणी नहर को बने हुए लगभग 100 साल के आसपास में हो गए। कोसी नहर के आसपास में यहाँ जो बना है, कोसी का नहर का जो बना है वो भी लगभग 100 साल से अधिक का हो गया है। इन नदियों में कुछ नहर बना है, ये भी लगभग 60-70 साल के आसपास में हो गए। यानी आप अगर डाटा उठा करके देख लो, किउल नदी पर हो, सोन नदी पर हो, गंडक पर हो, बूढ़ी गंडक पर हो, कोसी पर हो, अजय पर हो, पुनपुन पर हो, बागमती पर हो, कमला पर हो, बलान पर हो, किसी पर भी तटबंध अगर हम बना देते ना, सरकार क्या करता है, सरकार, दिलीप माइक बंद करो, सरकार तो वो बना दिया, तटबंध बना दिया, लेकिन उसके लिए किसी प्रकार का भी डिपार्टमेंट नहीं अलॉट किया है कि तुम तटबंध को क्या करो, देख रेख करो। कई बार हम अपनी जो नागरिक हम लोग हैं, बिहार के राज्य के वासी हैं, भारत के नागरिक हैं, तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते हैं कि हमको क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है, उसको रक्षा करना है। हम लोग जाएंगे, अच्छा रॉड काट के लेके चले जाएंगे। चोरी भी करते हैं बहुत सारे लोग जो इनके आसपास में रहते हैं, बांध बनता है। तो हमने बांध बना दिया है, तो अगर हम उसका देख रेख सही से करेंगे, है नहीं, तो उसका क्या होगा, हमारे यहाँ बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देख रेख का क्या अभाव है, रखना ही नहीं है, क्योंकि सरकार इसके लिए कोई अलग से फंड अलॉट नहीं करती है। जो पैसा तटबंध बनाने के लिए अलॉट करती है सरकार बजट में ना, वो कुछ अतिरिक्त पैसा देता है कि भाई साल भर का इतना फंड है, उतना तुमको देख रेख करना पड़ेगा। लेकिन नेता लोग होते हैं, ठेकेदार लोग होता है, बीच में उसको खा जाता है। तो अब क्या होगा, सुझाव में क्या लिखेंगे कि सरकार को चाहिए कि भाई जो भी सरकार बाढ़ रोकने के लिए किसी प्रकार का अगर उपकरण का यूज करता है, किसी प्रकार का अगर अभिकरण का स्थापित करता है, उसके लिए अलग से क्या दे, फंड दे, वित्त दे। बात समझ में आया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है कि तटबंधों का अपर्याप्त देखभाल या देख रेख जो कह लेते हैं सो।
और बताओ तो क्या हो सकता है? सर बिहार में भूमिगत जल स्तर का ऊंचा होना, क्योंकि जब बाढ़ के समय में पानी तो सोखने में सर समय लगता है। ये जो कारण है सबसे महत्वपूर्ण है ना, हाई वाटर लेवल इन बिहार। अब देखिएगा कि बिहार को छोड़कर किसी अन्य राज्य में अगर हम जाते हैं तो हमको अगर चापाकल से पानी लेना होता है तो बहुत अंदर तक पाइप डालना होता है, लेकिन हम बिहार में क्या करते हैं 60 फीट पाइप डालते तो पानी मिलता चला जाता है। यानी भाई नदी तो निकल करके आ रही है हिमालय से, तो नदी के पास तो उपाय ही नहीं ना है। अगर हमारे यहाँ ज़मीन में पानी का लेयर क्या होता है ज़्यादा गहरा होता तब ना पानी कैपिलरी के माध्यम से या किसके तो नीचे रिस करके जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। पानी देखिए, पानी अपने नीचे से लबालब भरा पड़ा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? क्योंकि इसका निर्माण हिमालय का किससे हुआ था? तेथी सागर से हुआ था ना। तो वास्तव में हम लोग जहाँ पैर रखे हैं ना बिहार में, उसके नीचे समुद्र पे हम लोग एक टापू पे रह रहे हैं। फिजिक्स भूगोल की भाषा में समझो तो यहाँ तो पूरा का पूरा पानी है, तो पानी बेचारा करेगा क्या? पानी के पास तो मजबूरी है। तो अगर हमारे यहाँ बिहार का जलस्तर इतना ज़्यादा हाई है कि ज़मीन के द्वारा किसी प्रकार की नदियों के जल को नहीं सोखा जाता है, नतीजा क्या होता है कि यह जो अतिरिक्त पानी होता है उसका फैलाव हर जगह होता चला जाता है। तो हमको क्या होता है, फिर बाढ़ की समस्या चली आती है, बाढ़ हमारे वहाँ शुरू हो जाता है। बात समझ में आया? तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनको कि क्या करना, अपना चर्चा करना। इसके अलावा बहुत सारे रीजन्स हैं कि जिनको आप लोग बताना चाहते हैं उसको क्या करना है कि बुक में उसको लिखना अपने मेंस की कॉपी में, वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। बात समझ में आया? अच्छा, अब ये बताओ कि इसको सुझाव में तो कुछ बताना नहीं पड़ेगा हमको, है ना? वो तो लिख लीजिएगा सुझाव आप क्या हो सकता है। सुझाव मतलब सर क्या? मतलब बिहार में बाढ़ रोकने का क्या क्या कारण, मतलब क्या क्या उपाय हो सकता है बताओ। वही जो समस्या है उसका अपोजिट कर देंगे। अपोजिट कर देंगे, कुछ पॉइंट्स बताओ क्या क्या हो जैसे सकता कि है। वन रोपन जैसे कि 7.8% है तो उसको बढ़ाना, जो लक्ष्य है उसको बढ़ाना है। फिर जैसे कि अभी डैम है कोसी पर या जो भी नेपाल के आसपास जो डैम है तो उसमें अगर नेपाल सरकार के साथ संयुक्त उद्यम बना के वहाँ का मतलब बाढ़ प्रवण क्षेत्र जो है उसको अगर बढ़ाया जाए, उसको कम किया मतलब ज्यादा गहरा किया जाए, तो ये सब शहरीकरण रोकना है। शहरीकरण अगर करना भी है तो एक उचित संरचना के साथ करना है। शहरीकरण रोकना नहीं है करण, शहरीकरण करना है हमको, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से करना है ना। वैज्ञानिक संरचना उसकी सही होनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, यानी आप इसका जवाब तो लिख लीजिएगा, बताना नहीं पड़ेगा हमको, है ना? है ना? ये कोई बहुत भारी चीज़ नहीं, आसान सा चीज़ें हैं। देखो सजेशन में क्या कर सकते हैं, कुछ और पॉइंट को जो हम लोग ऐड करने का प्रयास करते हैं। देखो नया बता दीजिए सर आप। नया क्या, पुराना ही है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई उसको पॉलिश कर देते हैं थोड़ा सा। देखो बिहार में जो बाढ़ का समस्या होता है ना उसको हम दो स्तर पे देखते हैं, सुझाव करने का, सुलझने का। पहला हम देखते हैं कि बिहार सरकार के स्तर पर क्या किया जा सकता है और केंद्र स्तर पर क्या किया जा सकता है। पहले हम केंद्र की बात आते हैं। देखो जैसे मतलब सर कर नहीं भाई सरकार करना चाहता है। देखो सरकार का जो हम लोग सांसद को चुन कर भेजते हैं संसद में, वो लोग एक बार सांसद बनता है तो महीना रिटायर होने के बाद महीना उठाता है ना पेंशन, भाई 1 लाख उसका पेंशन मिलता है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी 60 साल तक जॉब करता है गवर्नमेंट में, वो लोग को पेंशन सब खत्म कर दिया, बेहुदा सब चोरबा सब, है ना। इसलिए हमने कहा कि इसको किया जा सकता है। भाई हम उपाय तो बता रहे हैं ना, हम कर तो ही सकते हैं करण, वो तो सरकार ने करेगा। यानी अब यह उपाय जो है भारत सरकार ने बोला कि हम यह ऐसा कर पाएंगे तो होगा। देखो क्या है, जैसे चंद्रशेखर ने कहा कि हमको नेपाल के साथ बात करना होगा, है ना। तो बिहार सरकार का अथॉरिटी नहीं है नेपाल से बात करने का। क्यों नहीं अथॉरिटी है? क्योंकि नेपाल से बात करना क्या हो जाता है चंद्रशेखर, इंटरनेशनल रिलेशन हो जाता है। और IR किसका कॉन्सेप्ट होता है? ये हमारा होता है यूनियन लिस्ट का, सेंट्रल नहीं, इंडियन लिस्ट का होता है, वही मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का। यानी भारत के स्तर पर हम क्या कर सकते हैं कि भारत सरकार को क्या चाहिए। देखो अधिकांश नदियाँ कहाँ से निकलती है हमारे, देखिए बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है कि उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की ओर आने वाली नेपाल से निकलती है जो नदियाँ, वो अधिक बाढ़ का कारण होती है। गंगा तो बस एक बदनाम है, गंगा को हमने अपने बदनाम कर दिया है। बशर्ते सबसे ज़्यादा कौन प्रदूषित ये करती है, बाढ़ लाती है, उत्तर से नीचे आने वाली। तो भारत सरकार अगर चाहे ना तो देखिएगा कि नेपाल से क्या करे,
एक समिति का गठन करके, एक आयोग का गठन करके वह वार्तालाप करे। क्या वार्तालाप करे कि भाई तुम्हारे पास जो त्रिवेणी नहर, जो गंडक नदी निकलती है यहाँ से, ये बागमती नदी का प्रवाह होता है हमारे यहाँ पर, रातो नदी का देखिएगा सीतामढ़ी में बहती है रातो नदी। फिर यहाँ जो खास करके जो कोसी का जो यहाँ पर निकलती है नदियाँ, तो सरकार को चाहिए कि नेपाल से बात करे। बात क्या करे कि भाई तुम अपना यहाँ पर नेपाल में क्या हो सकता है कि स्मॉल चेक डैम बनाओ, चेक डैम का निर्माण किया जा सकता है। भारत सरकार को बोलना चाहिए भाई नेपाल सरकार को कि तुम अगर वहाँ पे छोटे छोटे लघु डैम का निर्माण करते हो तो क्या हो सकता है कि हमारे बिहार में बाढ़ आने का प्रवृत्ति कम हो जाएगा, उसका इंटेंसिटी कम, तीव्रता कम हो जाएगा। लेकिन नेपाल ऐसा करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नेपाल जहाँ इसको क्या किया, बांध को बना के पानी रोकने का प्रयास किया, पर नेपाल खत्म हो जाएगा। इशू तो पता ही होगा आपको। तो नेपाल सरकार चाह करके भी क्या करती है, पानी को ज़्यादा देर तक ब्लॉक नहीं करती है ना। अब यहाँ देखिएगा कि नेपाल में यहाँ लगभग जो बिहार का बॉर्डर हमारे पास में है, तो नेपाल और बिहार के बॉर्डर के पास में दो महत्वपूर्ण फाटक समझते हैं। ये सर डैम ही हुआ ना, मतलब हाँ, वहाँ पर पानी निकलने का। तो देखिएगा एक तो यहाँ पे त्रिवेणी नहर के पास फाटक है, और यहाँ पे देखिएगा कोसी नदी के पास सुपौल में फाटक बना हुआ है। ये बहुत बड़ा फाटक है। तो नेपाल सरकार ऐसा ही पानी नहीं छोड़ता है। जब मानसून का समय आता है, जैसे जून जुलाई का महीना आ गया या मानसून जब आता है, तो नेपाल हिमालय का बर्फ पिघला, नदी का बहाव हुआ, तो जब देखता है कि नेपाल का सड़क डूब रहा है, नेपाल का कृषि प्रभावित हो रहा है, या नेपाल का जो शहर लोग है, गांव लोग है, वो लोग बाढ़ से प्रभावित हो रहा है, पानी का लेवल बढ़ रहा है, तब वो क्या करता है, पानी के बहाव को खोल देता है, ताकि हमारे यहाँ पानी कहाँ पास होकर चले जाए, बिहार होते हुए गंगा में चली जाए। लेकिन अब हमने क्या किया है कि पहले तो ठीक ठाक चल रहा था, देखेंगे पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने विकास किया 1979 के बाद से, जब हमने विकास किया, तब हमारा क्या होता चला गया, यह बाढ़ का प्रकोप और ज़्यादा बढ़ता चला गया। भाई नेपाल पहले भी था, बिहार पहले भी था, बाढ़ पहले भी आता था, बाढ़ अभी भी आता है, लेकिन डाउन टू अर्थ जो मैगजीन है उसके कथन के अनुसार क्या है कि 1979 के बाद से यह बाढ़ का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसको समझते हैं। देखो एक रिपोर्ट थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हमारे बिहार में क्या है, 1947 में, यहाँ देखो डाटा कितना महत्वपूर्ण है कि 1947 में जब हम क्या हो गए, आज़ाद हुए, हम जब क्या हो गए, आज़ाद हुए, तो हमारे पास केवल 160 किलोमीटर का ही क्या था, डैम था। ध्यान से समझिएगा, 1947 में हम जब आज़ाद हुए तो हमारे यहाँ केवल 160 किलोमीटर ही डैम था। डैम का मतलब होता है कि जो यहाँ डैम बन गया, फिर यहाँ डैम बन गया, तो उसका लेंथ कितना था, केवल और केवल 160 किलोमीटर ही था। लेकिन अब देखिए कि 160 किलोमीटर था, तो उस समय में हमारे बिहार का केवल और केवल 25 लाख हेक्टेयर ही बाढ़ आता था, हेक्टेयर बाढ़ आता था। उस समय में बिहार झारखंड तो साथ में रहा होगा, ठीक। अब देखो क्या है कि हम 1947 से लेकर के 2021, यानी ये अक्टूबर का डाटा है, ये अक्टूबर 2021 तक का, इस बीच में हमने क्या किया, इस बीच में हमने डेवलपमेंट किया है, यानी क्या किया, हमने विकास किया है। विकास कैसे किया, आपको पता होगा कि आर्थिक विकास किया है, उद्योग लगाया है, चाहे जो भी चीज़ हमने लगाया है उसको ख़त्म कर दिए हैं। यानी अब जब 2021 का जब समय आया है, तो बिहार सरकार और भारत सरकार ने नेपाल से बात करके और अपने सहयोग से लगभग 3700, कहाँ गया, 3771 किलोमीटर का क्या बनाया है, वर्षा डैम का निर्माण किया है। जहाँ जहाँ डैम है उसका हम पूरा का पूरा लेंथ बता रहे हैं। अब देखो, जब यह इतना डैम बना है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि मनीष, कि भाई हमारे यहाँ बाढ़ कम आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ उल्टा चीज़ हो गया। उल्टा चीज़ क्या हो गया कि जब हमारे पास इतना लंबा डैम बन गया, तब पता चला क्या कि बिहार में बाढ़ और ज़्यादा आ गया। बाढ़ कितना आ गया, 72.92 लाख हेक्टेयर। पूरा हमारे पास लैंड कितना है बिहार का, लगभग 94 लाख हेक्टेयर है ना जी। अब सोचो कि 94 लाख हेक्टेयर मेरे पास लैंड है अभी बिहार में वर्तमान का, उस 94 लाख में 72 लाख हेक्टेयर हमारे पास बाढ़ प्रभावित हो गया। तो हम क्या विकास किए, आपके पास डाटा है ना जी,
इस डाटा को लिखना, यानी कहने का क्या मतलब हुआ चंद्रशेखर, कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं बाढ़ को प्रबंधित करने के लिए, रोकने के लिए, वो वास्तव में क्या है, फलीभूत नहीं हो रहा है, काम नहीं, कारगर नहीं कर रहा है। पर्याप्त है। अब देख रहे हो ना कि मतलब ये जो हम आज इसको जान रहे थे, हमको तो बहुत हमको कचोटता था कि भाई ऐसा सरकार कौन सा योजना बनाता है भाई कि बाढ़ बढ़िए जा रहा है। यानी आप जो बांध बना रहे हैं, आप जो नदी का तलहटी करने के लिए सरकार से नमामि गंगे योजना से पैसा ले रहे हैं 5-5 हज़ार करोड़ रुपया, कि भाई गंगा के पूरा मैदान को हम साफ कर देंगे, है ना जी, तलहटी साफ करने का, साफ हुआ। सरकार जब केंद्र में आई थी क्या बोली थी कि उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक जो नदी जाती है गंगा जी का, उनका पूरा जो तलहटी में गंदा जमा हुआ उसको निकाल करके क्या करेंगे, हम बेचेंगे। भाई खाद होता है वो चीज़ें। आज तक साफ हुआ? नहीं साफ हुआ। तो आपने क्या विकास किया? आपके पास तो यहाँ डाटा है, ये है। यानी यह डाटा क्या दिखलाता है? यह डाटा दिखलाता है कि हमारे बिहार में लगभग 73% क्या है कि जो उसका इलाका है ना 94 का, इसका जब परसेंट निकालोगी ना तो यह आता है लगभग 73%। यानी बिहार का क्या है सिंह जी कि 73% आबादी जो ये क्षेत्रफल है वह क्या है, बाढ़ से प्रभावित है हमारे यहाँ। यानी 100 हिस्सा में से 73 हिस्सा मेरे पास बाढ़ है, तो बाढ़ कहाँ नहीं है, है ना। अब ये आपके पास समस्या आ गई बहुत बड़ी। अब देखिएगा, ये तो 73% किसका हो गया, हमारे क्षेत्रफल का हो गया। अब एक और महत्वपूर्ण इसमें डाटा क्या कहा गया हुआ है, ये भारत सरकार वाले में ही या जो भी डाउन टू अर्थ वाले में ही है, उसमें यह कहा गया है क्या कि हमारे भारत का जो पूरा लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है ना, वह अब देखो तो सब भारत का चर्चा करते हैं कि भारत में जो भी भूमि है ना वह कितना है, लगभग 400 लाख हेक्टेयर है ना। हमारे पास क्या है, भारत की भूमि कितना, सॉरी 432 लाख है ना भारत का क्षेत्रफल, 32, हाँ इतना ही है शायद, वो 400 हेक्टेयर के 400 लाख के आसपास। ये 400 लाख ज़्यादा हो जाएगा ना, बट ये 4 लाख है शायद, आई थिंक 32 लाख कुछ पॉइंट है वर्ग किलोमीटर तो उसका तो एरिया हो गया ना, 32,83,000। अब देखो जैसे हमारे अब जो डाटा मेरे पास है 73% का ना, तो इसमें एक और डाटा पढ़े हुइएगा भारत का कि भारत में जितना भी बाढ़ प्रवण इलाका है, जो भारत का मैप है ना, उस भारत के मैप में लगभग 17.2% इलाका जो बिहार में पड़ता है, जो किससे प्रभावित होता है, बाढ़ से प्रभावित होता है। यानी अगर हम भारत का क्या करें, मैप बनाएं, है ना, देखो यहाँ पे हम मैप बना करके थोड़ा सा चर्चा करना चाहें यहाँ पे बिहार का। देखो तो जो भी भारत में बाढ़ आता है ना हर जगह, जैसे कि बंगाल में बाढ़ आ गया, हमारे पास में तमिलनाडु में बाढ़ आता है, तो जो भी भारत के अन्य क्षेत्रों में बाढ़ आता है ना, तो खाली बिहार में जो बाढ़ आएगा उसका 17.2% लगा खाली बिहार में। यानी बिहार का स्थिति बहुत दयनीय ख़त्म है। फिर कहता है कि भारत में जितने भी पॉपुलेशन होते हैं, मान के चलो कि भारत में अगर 100 लोग रह रहे हैं जो बाढ़ में रह रहे हैं, भारत में 100 लोग हैं जो बाढ़ के महीने में रहते हैं, बाढ़ की स्थिति में गुजरते हैं, इसमें से 100 में से लगभग 56.5% लोग कहाँ रहते हैं, बिहार में रहते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में बाढ़ है। आई बात समझ में? अब देखो तो डाउन टू अर्थ साहब ने कहा है कि भाई तुमने कैसा विकास किया है, वह उंगली उठाता है सरकार पे कि आपने 1947 में जो इससे तो भाई तुम बांध नहीं बनाते, तुम विकास नहीं करते, लेकिन जैसे तुमने विकास किया है, क्या किया है, तुम्हारे यहाँ जो लैंड है 25 लाख पहले था, अब कितना हो गया, 32 लाख 72 लाख हो गया। आने वाले समय में क्या करोगे तुम, 94 लाख जो इलाका है बिहार का, 94,000 वर्ग लाख हेक्टेयर जो इलाका है, वो उसको भी तुम क्या करोगे, बाहर से घेर दोगे। बात समझ में आया? तो तुम्हारे विकास पर प्रश्न चिन्ह हम उठाते हैं, तुमको और सुधार करने की जरूरत पड़ेगी। यानी इसने कहा कि 1979 एक ऐसा इलाका था, एक ऐसा ईयर था जिससे पहले क्या था कि बिहार में बाढ़ बिल्कुल नगण्य था, कम था। लेकिन 1979 के बाद जब हमारे यहाँ राजनीतिक जागरण आया, आर्थिक जागरण आया, सामाजिक जागरण आया, चेतना जिसको बोलते हैं, यानी जब हम विकास की धारा में बहते चले गए तो हमारे पास क्या हो गया, बाढ़ की समस्या भी आना शुरू होता चला गया, है ना। तो ये काफ़ी एक चिंतनीय विषय है। तो अब सरकार कहती है कि तुमने जो नेपाल से बात किए हो, तो नेपाल से खाली बात मत करो, MOU मत बनाओ, उसमें क्या करो, उसकी जो योजना बन रही है उस योजना को क्या करना है, हमको इम्प्लीमेंट करना है। क्या समझ में आया? ये चीज़ें हो जाएंगी। और बताओ और क्या क्या कारण हो सकता है समाधान में इसमें? सिर्फ नदियों को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। हाँ, बहुत बढ़िया। यानी दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सोल्यूशन हो सकता है क्या
कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, है ना, रिवर यानी नदी जोड़ो। देखो जैसे हमको पता है कि हमारे कोसी में बाढ़ आता है, गंगा में बाढ़ आता है, गंडक में बाढ़ आता है, और हमारा यह जो इलाका है, यह इलाका कैसा है, यह सूखा इलाका है। तो सूखा इलाका, तो यहाँ अगर हम क्या देंगे, पानी देंगे, तो यहाँ कृषि अधिक होगा। तो सरकार को क्या चाहिए कि भाई तुम क्या करो, एक नहर बनाओ, तुम्हारे पास पैसा है, तकनीक है, मैन पावर है, हर चीज़ तुम्हारे पास में है, ये है, तो तुम क्या करो, यहाँ से यहाँ तक एक बनाओ, एक नहर बनाओ, एक पाइप बनाओ, और जो यहाँ का अतिरिक्त पानी है ना बाढ़ के महीने में, तुम कहाँ भेज दो, दक्षिण बिहार में भेज दो। इसी से दो काम हो जाएगा। तुम्हारा क्या हो कि यहाँ जो उत्तरी बिहार का इलाका है वहाँ की बाढ़ की पानी कम होगा, और दक्षिणी बिहार में क्या होगा, जहाँ का बाढ़, जहाँ सूखा है वहाँ पे तुमको पानी मिलेगा, तो यहाँ का जलस्तर भी बढ़ेगा, और यहाँ वनक्षादन भी बढ़ेगा, और यहाँ कृषि भी डेवलप करेगा। यानी एक सबसे महत्वपूर्ण इलाका क्या, ये टॉपिक हमारे पास में आता है क्या, कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर एक सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है क्या, कि हमारे बिहार में बाढ़ को ख़त्म करने का, है ना। और बताओ क्या हो सकता है। इसी के अंतर्गत कोसी मेची परियोजना लाया गया। हाँ, एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि डैम डाइवर्जन, यानी बांध का डायवर्जन, है ना, या कहीं कहीं इसको बांध लिखते हैं और कहीं कहीं लिखते हैं क्या, इसको नदी का डाइवर्जन, है ना, या रिवर का डाइवर्जन। देखो यह क्या होता है, जैसे मान लो कि नदी क्या है, कि नदी पूरा फ्लो में अपना बह रही है ना, तो भाई पानी है, चला जाएगा। तो नदी को क्या करेंगे, हम इसको मार्ग को नहीं रोकेंगे, बल्कि अगर हमारे पास पानी अधिक आता है तो क्या करेंगे भाई, हम इसको रास्ता को हल्का सा गड्ढा खन देंगे, थोड़ा सा और दूरी पर इसको क्या करेंगे, लेके चले जाएंगे, ताकि अब नदी का क्या होगा, नदी का पानी यहाँ भी बहेगा। यानी हम मानव हैं, हम तकनीक से इसको बनाएंगे ताकि इसका जो अतिरिक्त जल कहाँ होगा, यहाँ प्रवाह हो जाएगा, तो इस नदी में क्या होगा, बाहर का पानी थोड़ा कम आएगा। इसी को बोलते हैं क्या, कि नदी डाइवर्जन। और बिहार सरकार इस नदी डाइवर्जन के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो जब से हमारे यहाँ देखिएगा मनरेगा स्कीम लगा है ना, तब से इस नदी डाइवर्जन में बहुत ज़्यादा काम हुआ है और इसका बेनिफिट भी मिला है। तो जो भी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ आती है ना, उसको क्या करता है, यहाँ पे बांध को मोड़ दिया। देखो इसको दो तीन फायदे होते हैं। एक तो इसका अतिरिक्त जल यहाँ से फ्लो होकर निकल गया, यहाँ आसपास जो खेत है इसको खेत को पानी मिल गया, और हमारे पास का इकोलॉजी भी ठीक ठाक रहेगा, कहीं ना वन का कटा ना कुछ कटा हमारे पास में। तो एक बहुत, और ये जो चीज़ें होती है ना, जो डैम डाइवर्जन होता है, ये आप क्या कर सकते हैं, ये हालांकि स्टेट भी कर सकता है और ये केंद्र भी कर सकता है, ये समवर्ती सूची का विषय होता है। तो दोनों सरकार इस पर काम कर सकती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कि पैसा ज़्यादा खर्च होता है, फंड ज़्यादा चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि बिहार सरकार भारत सरकार से क्या मांगती है, पैसा मांगती है कि हमको पैसा दो, तो हम जाकर क्या करेंगे, अपना कुछ डेवलपमेंट हम करेंगे। तो एक सबसे महत्वपूर्ण काम यह हो जाता है क्या, कि नदी का डाइवर्जन करना। ठीक है, देखो और क्या हो सकता है इसमें बताएं। सर रिवर सर नदी डाइवर्जन में, हाँ रिवर यूनियन लिस्ट में आता है नदी नहीं, बताएं क्या नदी डाइवर्जन में। सर नदी डाइवर्जन में जो आपने बताया, तो उसमें गंडक परियोजना जो आती थी, उसमें बहुत सारे कर्मचारी काम करते थे, और एक कोसी परियोजना। जी जी। तो बिहार सरकार के द्वारा कुछ नया उसमें अब नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते बाढ़ बढ़ती जा रही है। जो नदी डाइवर्जन जो आपने बताया, वो पहले नहरों का जाल बिछाया हुआ होता था। एक त्रिवेणी नहर है जी जी, और एक कोसी नहर, कोसी का जो नहर निकला हुआ होता था, जो कि अब मतलब खत्म होने के कगार पे। जी जी, तो ये भी एक कारण है। हाँ, तो इसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हम ये बताइए ना हमको सॉल्यूशन में। हाँ सर, ये तो बिल्कुल होना चाहिए कि कोसी परियोजना को फिर से लागू करना चाहिए, जो अपने जीवंत समय में जैसे थी। और ये त्रिवेणी नहर परियोजना, अगर सरकार कोसी और त्रिवेणी को दो ही का काम कर देना, तो हमारे यहाँ बाढ़ का 30% समस्या खत्म हो जाएगा। लेकिन सब लोग, नेता लोग नहीं करने देगा ना वो, है ना। अब बहुत लोग भाग गया ना। वोट कैसे मांगेंगे सर। हाँ, वोट तो हाथ फैला के मांगेंगे ना, वो तो नेता लोग बिहाया होते हैं ना। फैक्ट्री के कचरों को सर, हाँ, फैक्ट्री से जो सर कचरा निकलता है उसको फिर दूर करने के लिए अलग एक व्यवस्था किया जाए। तो कचरा को कहाँ डालेंगे। जितने पुराने डैम्स हैं उन सब पर पहले 16 गेट हुआ करता था, जिसपे एक लगभग 16 गेट अधिकारी हुआ करता था। हाँ। वो सभी तो रिटायर्ड हो गए। कहीं पे 16 गेट खोलने वाला कोई है ही नहीं। जिस पर डैम पे एकाएक दबाव बढ़ता है, कहीं डैम टूट जाता है वो। एक ये भी कारण है वो।
तो इसमें समाधान में लिख सकते हैं ना कि सोलिस डैम जो होता है वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक अधिकारी को नियुक्त करना पड़ेगा, फिर इसकी संकल्पना को जीवित करना पड़ेगा, है ना। इससे काफ़ी फायदा है ना कि हमको एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई भी मिल जाएगा हमको, भाई पर्यटन भी हमारा डेवलप हो जाएगा वहाँ का, मछली पालन भी हम कर सकते हैं, मखाना की खेती भी कर सकते हैं, है ना। पनिया सिंघाड़ा जो तो उसका खेती भी कर सकते हैं, बहुत सारा काम हो सकता है। सरकार करना चाहे तो बहुत काम करेगा, लेकिन बिहार में भाई जल जो है ना, जल एक सबसे अनुपम साधन है, संसाधन है बिहार में भगवान का दिया हुआ, लेकिन हम लोग यूज नहीं करते हैं ढंग से उसको। बात समझ में आया। तो ये कुछ ऐसे रीजन कारण है कि जिसको क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख करके अपने उत्तर को संतुष्ट कर सकते हैं कॉपी में, है ना। देखो इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण आता है फ्लड प्रोन। अच्छा ये बताओ, एक योजना का नाम सुने हैं, FPAP, लिख लीजिए, फ्लड प्रोन एरिया प्रोग्राम, बाढ़ प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम। मयूरी हो क्लास में? DPAP है ना सर? हाँ, सूखा का DPAP होता है, सूखा में डी कर दीजिए बस यहाँ पे, है ना। देखो यह भारत सरकार का बहुत ही बढ़िया स्कीम था, अब तो हालांकि नहीं चल रहा है, मतलब सरकार तो खत्म कर देता है सब चीज़ का। देखिए भारत सरकार का एक बहुत बढ़िया स्कीम था क्या, कि फ्लड प्रोन एरिया प्रोग्राम, यानी भारत के किसी भी कोने में अगर बाढ़ आता है तो उस बाढ़ आने को हमको कंट्रोल करने के लिए सरकार एक अथॉरिटी का गठन करती थी, सरकार योजना का निर्माण करती थी, योजना का क्रियान्वयन करती थी, सरकार केंद्र सरकार पैसा देती थी राज्य सरकार को कि भाई तुम अपने यहाँ बात को कंट्रोल करो। लेकिन दुर्भाग्य हमारे पास में ये रहा कि जब से देखिएगा सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से कोई भी केंद्र सरकार का किसी भी योजना में, यह अभी देखो DPAP है जो सूखा प्रबंधन क्षेत्र है वो तो काम कर रहा है, लेकिन जो FPAP है इसको बिहार में ज़्यादा जरूरत होगा ना, लेकिन यह लागू होता है गुजरात में, लागू करेगा तो आपको महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, बिहार में इसके लिए फंडे नहीं देता है ना। ये बहुत दुर्भाग्य है, क्योंकि देखिए बाढ़ का प्रबंधन करना या उपाय करना ना एक आपसी सहयोग से होता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के सहयोग से होता है। तो राज्य सरकार के पास तो भाई फंड की कमी होती है, वो तो झोली फैलाएगा केंद्र सरकार के पास में, केंद्र सरकार तो पैसा देने से नाकारों करती है। देखिए तब ना देखिएगा मुख्यमंत्री सब हमेशा प्रधानमंत्री से मिलता रहता है कि सर कुछ पैसा हमको दे दीजिए, वो हमारे राज्य के कल्याण के लिए पैसा मांगते हैं, आई बात समझ में। तो अगर इस प्रोग्राम को सरकार ने जो बंद कर दिया है, अगर ये फ्लड प्रोन एरिया प्रोग्राम फिर से चलाया जाए, ठीक है केंद्र नहीं चलाएगा, राज्य सरकार ही चलाए ना, नाम जोड़ दे बिहार स्टेट फ्लड प्रोन एरिया कार्यक्रम, सरकार तो बना ही सकती है ना जी अपने राज्य नाम से। तो हम एक सुझाव दे सकते हैं, हमने पूछता है ना BPSC कि क्या क्या उपाय सुझाएंगे बताइए, हमसे पूछा था मेंस में CDPO वाले में, तो हमको बताना पड़ेगा कि सर हम क्या कर सकते हैं कि जो मेरे पास FPAP प्रोग्राम जो था उसको कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, बिहार स्टेट फ्लड प्रोन एरिया, यानी बिहार सरकार चाहे तो इस प्रोग्राम को चला सकती है ना। आप लोग देखिएगा जब नौकरी करने चाहिएगा तो आपसे राजनीतिक पार्टी चंदा मांगेगा कि DM साहब, ये SDM साहब पैसा दीजिए हमको, 1000-2000 रुपये चंदा देते हैं, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं ना 100-200 रुपया का, है ना। लेकिन किसी को वस्त्र दान नहीं करेंगे, किसी भूखे को खाना नहीं खिलाएंगे और डालेंगे 100 रुपया दिखाएंगे फेसबुक पे, ट्विटर पे। तो जो ट्विटर युग है, जो फेसबुक का युग है ना, वो और हम लोग जो युवा पीढ़ी है उसको और बर्बाद करके रखा हुआ है। तो जब तक हमारे देश की युवा, खास करके बिहार भी तो एक युवा राज्य है ना, देखे हैं अधिकांश जनसंख्या 15 से 29 साल तक का है बिहार का। तो अगर बिहार का युवा हमारी इस समस्या को नहीं समझेगा तो कैसे इस समस्या के समाधान में वो मदद कर सकता है हमको, हम सोच ही नहीं सकते हैं। बात समझ में आया। तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम है करण कि जो सरकार को चलाना चाहिए, और चलाएंगे तो क्या हो सकता है, हमारा काम हो सकता है और हमको करना भी चाहिए ये। इसके अलावा जो भी आपके पास और कंसेप्ट है, पॉइंट्स है, सब में वही पॉइंट्स हैं, उसको लिखना ज़रूर, लेकिन कोशिश करना पहले आप ऐसे पॉइंट को लिखिए कि जो दूसरे लड़कों से बेहतर हो सकता है, उसके बाद छोटे मोटे पॉइंट को लिखिएगा, है ना, क्योंकि हमको कॉपी को सुंदर बनाना है। अब देखो बिहार सरकार के बताएं तो मिशी कि बिहार सरकार क्या क्या योजना कर सकती है, मतलब बिहार को बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए। बिहार सरकार बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकती है बताएं, क्या क्या पुराने डैम को नवनिर्मित भी किया जा सकता है। नवनिर्मित तो नहीं, मरम्मत कर सकता है, अब तो पैसा तो नहीं है सरकार के पास में। हाँ
ये मरम्मत कर सकता है एंड नदी जोड़ो परियोजना को भी ये लागू कर सकता है। ठीक है। और नेपाल सरकार से वार्तालाप की भी कोशिश कर सकती है। फिर वही बात, नेपाल से अधिकार नहीं ना बिहार को बात करने का। सर फैक्ट्री वाला कचरा वाला जो बोले सही नहीं, सही बोले हैं कचरा वाला। वो ऐसा है ना मिसी कि बिहार सरकार का अथॉरिटी नहीं है नेपाल से सीधा बात करने का। नेपाल एक देश है ना, वो जब भी बात करेगा हमारे भारत सरकार के मंत्री जी बात करेंगे, है ना। वो प्रधानमंत्री बात करते हैं, सरकार ने देखो वो मिलना जुलना अलग की बात है, पड़ोसी राज्य है तो एक नहीं डेकोरम होता है, उससे मिल लेते हैं, लेकिन बात करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। वो उसको छोड़ के बताओ। देखो बहुत आसान है। कर सकती है सर कि बाढ़ आने से पहले लोगों को सतर्क करवा सकती है, पूर्वानुमान नोटिस देके, जिससे कि जनमाल की कम क्षति होगी। बहुत बढ़िया। हाँ है ना, उसी को लिखना है। बेहतर क्या कर सकते हैं, देखो कि रेडियो पे सूचना जारी कर सकती है, बाढ़ आने से पहले जो लोग हैं उसको सुरक्षित स्थान पर ला सकती है ना, क्योंकि बाढ़ को हमको रोकना है। हमने पहले कहा कि बाढ़ को नहीं रोकते बल्कि बाढ़ के प्रभाव को कम करने का हम प्रयास करेंगे। तो बाढ़ का प्रभाव किसको प्रभावित करता है भाई? हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, हमको प्रभावित करता है ना। तो बिहार सरकार क्या करेगी, जो छोटे मोटे नहर हैं बिहार सरकार के अंतर्गत आता है उनको मरम्मत करवाए, नहर में जो गाद जमा हुआ उस गाद को क्या करवाए, साफ करवाए। जो बागमती नदी है, उसके बाद की जो हमारे पास गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है, उन नदियों में छोटे मोटे चेक डैम का निर्माण सरकार कर सकती है। क्योंकि चेक डैम समझते हैं, छोटका बांध, उस डैम का निर्माण करके हम पानी को बहुत देर तक रोके रख सकते हैं। यानी जो हमारे पास पटना हाजीपुर में देखिएगा पूरा का पूरा इलाका मोकामा सबका, यहाँ टाल है ना, दियरा या टाल मिलेगा आपको, यानी पूरा दूर दूर खाली रेत रेत मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा। तो हम क्या कर सकते हैं, पानी को, वहाँ पे आबादी नहीं है, केवल बालू का स्मगलिंग होता है। अभी कुछ दिन पहले भोजपुर में ना गोली चला है, वहाँ पे भोजपुर या बक्सर में बालू के लिए। तो क्या कि पूरा का पूरा मेरे खाली लैंड मिलता है, तो हम पानी को रोक करके जो भी खाली लैंड है वहाँ पे पानी को छोड़ सकते हैं, आबादी में तो बच जाएगा ना। तो ये जो छोटे मोटे चेक डैम का निर्माण करना होता है, वो चेक डैम का निर्माण कौन कर सकता है, हमारे बिहार सरकार कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है बताओ, कि सरकार अपने स्तर पर वृक्षारोपण कर सकता है, वो तो उनके अधिकार का क्षेत्र है ना, वृक्षारोपण कर सकता है। और प्लस उसके लिए क्या कर सकता है, अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकता है। जो भी आपके माइंड में प्रोग्राम्स है, चीज़ें हैं, उन सबको क्या कर सकते हैं, इसमें आप बता सकते हैं। बात समझ में आया? सबसे नदी जोड़ो परियोजना लागू कर सकती है या नहीं? वो केंद्र सरकार करेगी ना। ओके सर। नदी जोड़ो परियोजना में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है मिसी, है ना, वो नहीं कर सकता है। सब तकनीक आपको केंद्र सरकार देगा, क्योंकि नदी को बहाना इनके वो केंद्र सूची का विषय होता है, नदी के बहाव को रोकना या करना। भाई एक नदी को बहाने से आपके और राज्य भी तो प्रभावित होंगे ना साथ में, उनको तो हम नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब देखो बिहार सरकार और क्या क्या कर सकता है, क्योंकि बिहार सरकार को पता है कि भाई यहाँ बाढ़ पूरे इलाके में बाढ़ आता है। ठीक है। यानी सरकार जब जान रही है कि मेरे पास में क्या है कि बाढ़ है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ऐसे सड़क का निर्माण करेंगे, ऐसे यानी अनुकूल सड़क का निर्माण। देखो सॉरी, बाढ़ अनुकूल सड़क का निर्माण कर सकता है। देखो ये कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी है ना, कंस्ट्रक्ट देखो ये समझ में आता है कि बाढ़ अनुकूल सड़क का निर्माण क्या होता है, कोई आदमी समझा सकते हैं? सड़क के नीचे जो लगाया जाता है पानी इधर से इधर आने के लिए, वही देखो हमारे यहाँ अलकतरा सा सड़क बनता है ना, उसमें क्या यूज होता है, गिट्टी यूज होता है और प्लस अलकतरा यूज होता है। ठीक है। तो गिट्टी अलकतरा क्या होता है कि बरसात के महीने में जब गीला होता है तो अपना ये कम, उसको बोलते हैं जो उसको क्या बोलते हैं, जो उसको पकड़ने की शक्ति होती है वो कम होता है, यानी वो टूट जाता है। तो देखिए कि जर्मनी की सरकार ने, नॉर्वे की सरकार ने प्लास्टिक से अलकतरा बनाया है, यानी प्लास्टिक अनुकूल सड़क बनाता है। जो हमें प्लास्टिक कोका कोला का बोतल हो गया, उसका चिप्स का पैकेट हो गया, तो उसको गला करके क्या बनाता है कि एक बहुत मजबूत सुलेशन बनाता है। तो अलकतरा की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, उन्हीं प्लास्टिक का निर्माण यूज कर सकते हैं सड़क बनाने में। उससे फायदा क्या हो कि पता है कि प्लास्टिक तो पानी से बहता नहीं है, यानी सड़क हमारा बहुत लंबे समय तक रहेगा, हमारा कॉस्टिंग भी कम आएगा।
तो देखिएगा कि आपके यहाँ से सीतामढ़ी में रीगा जगह है, तो रीगा से लेकर मधुबनी के जयनगर इलाके तक ना एक NH 104 बन रहा है, 104 बन रहा है। ये बना रहा है आपका वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक बना रहा है। तो यहाँ जो विश्व बैंक बना रहा है ना, तो वहाँ पे इसी अब वो जो अलकतरा जगह पे यही प्लास्टिक का यूज कर रहा है, क्योंकि इनको पता है भाई कि इन इलाके में क्या होता है, सिंह जी बहुत ज़्यादा पानी आता है, बाहर आता है। तो हम अगर सड़क बना के निकल के चले जाएंगे तो फिर अगला साल बाहर आएगा, टूट जाएगा, तो फिर हमको बनाना पड़ेगा, कैसे हम यहाँ की आबादी सुधार पाएंगे। तो सरकार क्या कर रही है वहाँ पे, सरकार वहीं पर ये प्लास्टिक का यूज कर रही है। तो जहाँ जहाँ मेरे पास बाहर आता है मिस्सी, क्या कर सकते हैं हम लोग, उस सड़क के मटेरियल में प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी तो गलता नहीं है, जल्दी ख़राब भी नहीं होता है वो। यानी हम उसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक क्या कर सकते हैं, सड़क को हो गया या कोई भी बिल्डिंग हो गया जो बाढ़ में बनता है, उसको स्टोर करके या हिफाजत करके रख सकते हैं। बात समझ में आया। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है। फिर देखो कि बिहार सरकार का जो बिहार मुख्यमंत्री है ना, आपदा राहत कोष होता है, उसमें सरकार हालांकि नहीं बोल सकती है पैसा इकट्ठा ज़्यादा करेंगे वो, लेकिन सरकार क्या कर सकती है, जो आपदा राहत कोष में फंड आता है ना, उसका सदुपयोग तो कर ही सकती है सरकार ना, है ना। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको आप लोग क्या करना है, लिखना है और उसको चर्चा करके ख़त्म करना है मामले को। ये आपका बाहर का जो चैप्टर होता है, इसमें इतना ही जानकारी आपको चाहिए, इतना ही हमने डिलीवर किया है। अब ये बताओ कि अगर बाढ़ से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप उसका जवाब दे पाओगे कि नहीं दे पाइएगा, ये बताइए। हाँ या ना में जवाब दो, दे दीजिए, ठीक है। देखो सूखा एक हमारे पास समस्या आता है, समझ गई हो ना, रटना नहीं है, समझो सब चीज़ों को, है ना। अब सूखा में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जहाँ पर वर्षा है वहीं पर सूखा है ना। ये केस मिला है कहीं पर आपको कि सूखा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो जहाँ पर वर्षा है वहीं पर सूखा है, मतलब क्या हुआ इसका। वर्षा नालंदा की है तो हो सकता है वहां से हो। नहीं, नालंदा में बाढ़ आता है ना, ऐसा नहीं है, कम बाढ़ आता है। लेकिन देखो एक टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करते हैं, सूखा। सूखा का मतलब क्या होता है, देखो अगर सूखा को हम परिभाषित करें तो सूखा यानी भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र है ना, जो पूरे भारत का मौसम का लेखा जोखा रखता है, तो उनके अनुसार क्या है वर्षा और सूखा का डिफिनीशन कि यदि किसी भी मानसून में, मानसून काल होता है ना, किसी भी मानसून काल में किसी क्षेत्र विशेष में यदि वहाँ सामान्य से 25% कम वर्षा होता है। फिर से सुनिएगा कि यदि किसी भी क्षेत्र में, ये भारत सरकार का है ना मौसम विज्ञान केंद्र, हाँ मौसम विज्ञान केंद्र है, उनके द्वारा दिया गया डिफिनीशन है कि किसी भी क्षेत्र में यदि वहाँ की सामान्य वर्षा से 25% कम वर्षा होता है तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या घोषित करते हैं, सूखा घोषित करते हैं। ठीक, अब देखो हमारे दक्षिण बिहार में क्या है, दक्षिण बिहार का समस्या क्या है। देखो यहाँ पे कि हमारे बिहार में कितना औसत वर्षा होता है बताओ, 1000 ml से 1400 ml। ध्यान से समझो, देखो 1400 ml वर्षा यहाँ पर होगा आपको, और दूसरा हमारा पर ये खाली यहीं पर होता है जहाँ से ज़्यादा वर्षा होता है। बाकी के रीजन में जो भी इलाका हम लोग देखते हैं बिहार के मैप में, वहाँ पे वर्षा 10,000 से लेकर के 1400 ml तक होता है। उससे ना तो इससे ना तो ज़्यादा होता है, ना तो इससे क्या होता है, कम होता है। यानी हमारे पास क्या है कि एक औसत वर्षा होगी, यानी हमारे पूरे बिहार का अगर हम संकलन करें तो बता दो कि बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है। कोई आदमी बता सकते हैं कि बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? 112 सेंटीमीटर। 112 सेंटीमीटर यानी 1120 ml। अब देखो तो हमने क्या कहा कि किसी भी क्षेत्र में यानी खास करके बिहार में यदि 1120 ml जितना वर्षा होता है, इससे अगर 25% कम वर्षा होता है ना, तो उसको हम लोग क्या घोषित कर देते हैं, सूखा। अब इसका 25% जोड़ लो, लगभग कितना होता है, 1000, 750, ये लगभग आपका 800 ml के आसपास में आएगा, यानी 80 सेंटीमीटर के आसपास में आएगा। यानी कहने का यह तात्पर्य हुआ, देखो हमारे बिहार का कैमूर, रोहतास 2 जिले हो गए, यहाँ देखिए,
अरवल, जहानाबाद, और यहाँ पर एक कौन सा आता है जहानाबाद के कोना में, नालंदा। 1 2 3 4 5, ठीक। देखो फिर बीच में आता है शेखपुरा। तो ये जो 6 जिले हैं, इन 6 जिलों में क्या होता है, 80 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। तो ये 6 जिले हमेशा के लिए सूखा प्रभावित है। राज्य सरकार इसको हमेशा फंड देती है कृषकों को। कि जो सूखा क्षेत्र होता है वो सामान्यतः यही रीजन में आता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हमारे बिहार का लगभग 6 जिले जो प्रबंध होते हैं वो काफ़ी हाई क्या है, हाई ड्रॉट एरिया माने जाते हैं। कौन कौन ध्यान रखना, रोहतास, कैमूर, अरवल, जहानाबाद और शेखपुरा, ये 6 जिले काफ़ी ज़्यादा ये सूखा है। लेकिन सूखा का प्रभाव देखिएगा हमारे पास बांका में, जमुई में, मुंगेर में, नवादा में, नालंदा में, उसके बाद कि गया में, औरंगाबाद में, फिर यहाँ चंपारण में, किशनगंज में, हर जगह आपको मिलता है सूखा का इलाका। अब हमारे पास प्रश्न उठता है कि भाई अगर सूखा हमारे पास में तो इसका कारण क्या हो सकता है, बताओ। वही है कि भाई हमने वृक्ष को काट दिया है, हो सकता है ना, भूमि का हमने प्रबंधन सही से नहीं किया है, हमने सिंचाई जितना करना था उससे अधिक पानी का हमने यूज कर लिया है, हो सकता है ये सब कारण। तो ये सब कुछ ऐसे रीजन्स हो सकते हैं जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सूखा का कारण तो नहीं पूछता आप लोगों से, बस जान लो कि ये सब रीजन हो सकते हैं। अब इसका उपाय क्या हो सकता है बताओ, उपाय करेंगे ना, वृक्ष लगाएंगे अधिक, हाँ पेड़ लगाएंगे, उसके बाद जल का हम प्रबंधन करेंगे, उसके बाद क्या कर सकते हैं कि जो हम सिंचाई का यूज करते हैं उस सिंचाई में हम टपकन विधि का यूज करेंगे, पूरा छिड़क करके हम क्या करेंगे, यूज करेंगे अपने इनको वाटर रिसोर्स को। बात समझ में आया। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मतलब ये आपदा हमारे पास में है, बात समझ में आया। विशेष आप लोग इसके विषय में जानते ही होंगे, सूखा और बाढ़ के विषय में। तो ये टॉपिक आपका जो था बाढ़ सूखा काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था, वो समाप्त हो गया है।